जिस दिन कॉलेज की प्रवेश परीक्षा समाप्त हुई, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने मुझे पूरी क्लास के सामने छोटे से जंगल में खींच लिया। जैसे ही मैं वहां खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। वो वास्तव में मेरी ओर झुकी और मुझे चूम लिया। एक युवा लड़की की अनूठी महक मेरे मुंह में घुल गई। फिर आंसुओं से भारी आवाज में उसने कहा, लाइसेंडर लाइसेंडर, मैं तुम्हें अपना यह दिल और भविष्य में मेरे पास जो कुछ भी होगा वो सब देने को तैयार हूं। बस तुम मुझसे एक वादा करो, मेरी जिंदगी पूरी तरह से तुम्हारी है। मैं इस दृश्य से चौंक गया। पता चला कि इस सब का कारण यह था कि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी और उन्हें सर्जरी के लिए 6 लाख की सख्त जरूरत थी। हालांकि मुझ जैसे अमीर, नाकारा और दूसरी पीढ़ी के वारिस के लिए 6 लाख मेरी आधे महीने की पॉकेट मनी से ज्यादा नहीं थे। फिर भी मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मना कर दिया, क्योंकि इस हमेशा ए ग्रेड लाने वाली, भावनाओं को छिपाने वाली आइस क्वीन स्कूल की सुंदरी का दिल काफी महंगा लग रहा था। दुर्भाग्य से मैं ऐसा व्यक्ति था जो कभी प्यार में विश्वास नहीं करता था। मेरे माता पिता ने पारिवारिक हितों के लिए अरेंज मैरिज की थी और 20 से अधिक वर्षों तक एक आदर्श जोड़े का दिखावा बनाए रखा था। क्या उनके पास सच में दिल था? शायद अपराध बोध। लेकिन उन्होंने अपना दिल पूरी तरह से शादी के बाहर के लोगों को दे दिया था। इसलिए मुझसे दिलों के बारे में बात मत करो, मैं उन पर विश्वास नहीं करता। मैंने अपना पोस्चर सीधा किया और उसके पास गया। उससे पूरे एक सिर लंबा खड़ा था। मैं स्पष्ट रूप से उसकी कांपती पलकों और उन पर लटकी क्रिस्टल जैसी आंसुओं की बूंदों को देख सकता था। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, उसका पूरा शरीर अकड़ गया और उसने स्वाभाविक रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरी उंगली ने हल्के से उसके माथे पर प्रहार किया। सेराफिना जम गई और भ्रम में मुझे देखने के लिए अपनी आंखें खोली। मैंने अपना हाथ पीछे खींचा, सेराफिना की आंखों में देखा और हर शब्द को स्पष्ट रूप से बोला, सेराफिना, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुम चाहती हो कि मैं एक ऐसा नीच इंसान बनूं जो जरूरत के समय दूसरों का फायदा उठाता है, या तुम चाहती हो कि मैं एक दयालु इंसान बनूं, थोड़ी दया दिखाऊं और तुम्हारी मदद करूं? वो पूरी तरह से स्तब्ध थी, मुझे खाली नजरों से घूर रही थी। उसका दिमाग स्पष्ट रूप से शून्य शॉर्ट सर्किट हो गया था। लेकिन मैं बहुत धैर्यवान था। मैं बस उसे देखता रहा जब तक कि वो अंततः वास्तविकता में वापस नहीं आ गई। उसके तनावग्रस्त कंधे तुरंत झुक गए। सेराफिना में विनम्र आशा की एक झलक थी। उसकी आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी। मैंने बस अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं कोई दानवीर फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं हूं। भले ही मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इसे अनावश्यक चीजों पर खर्च नहीं करूंगा। आखिरकार 6 लाख में मैं दर्जनों नेपोलियन बिल्लियां, नेपोलियन कैट्स खरीद सकता हूं। उसकी आंखों की याचना तुरंत निराशा में बदल गई। इस नाजुक, टूटने वाली अवस्था को देखकर मेरा थोड़ा सा दुष्ट मनोरंजन भी गायब हो गया। मैंने विषय बदला। हालांकि मैं न तो कोई नीच इंसान बनना चाहता हूं और न ही कोई अच्छा इंसान, लेकिन हम बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। मुझे याद है कि तुम्हारे ग्रेड बहुत अच्छे हैं। तुम्हें भविष्य के लिए उच्च क्षमता वाला एक निवेश माना जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें यह पैसा एक व्यक्तिगत निवेश के रूप में उधार दे सकता हूं। 6 लाख मैं तुम्हें अभी ट्रांसफर कर सकता हूं। उसकी आंखों से तुरंत अविश्वसनीय आश्चर्य छलक पड़ा। लेकिन मेरी एक शर्त है, 10 साल में तुम्हें मुझे 10 लाख वापस करने होंगे। ब्याज दर बहुत अधिक नहीं है, यह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। साथ ही तुम्हें 1 महीने बाद होने वाली प्रवेश परीक्षा में किसी शीर्ष विश्वविद्यालय, टॉप टियर यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना होगा। यह पहला प्रमाण होगा कि तुम्हारे पास कर्ज चुकाने की क्षमता है। और ये इस निवेश के लिए जोखिम नियंत्रण खंड, रिस्क कंट्रोल क्लॉज भी है। जैसे उसने उम्मीद की आखिरी किरण पकड़ ली हो। उसने तुरंत और भारी मन से सिर हिलाया, इस बात से डरी हुई कि कहीं मैं अपनी बात से मुकर न जाऊं। मैंने उसे अपना फोन नंबर दिया और मुड़कर चल दिया। ये देखने के लिए भी आलस कर रहा था कि उसके चेहरे पर क्या भाव थे। जंगल से बाहर निकलते हुए धूप मेरे शरीर पर गर्म लग रही थी। असल में मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वो पैसे वापस करेगी या नहीं। 6 लाख मेरे लिए वास्तव में कोई मायने नहीं रखते थे। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें सिर्फ बाहरी लोगों को बताने के लिए थीं। अन्यथा कोई भी ऐरा गैरा मुझसे पैसे मांगने चला आता। मेरे पास चाहे कितना भी पैसा हो, मैं उसे इस तरह से नहीं उड़ा सकता था। आज एक अच्छा काम करने की आत्मसंतुष्टि खरीदने के लिए 6 लाख खर्च करना और साथ ही स्कूल की सुंदरी की दयनीय स्थिति को करीब से देखना कोई बुरा सौदा नहीं था। अपने वकील से बात करने, समय और स्थान तय करने और लापरवाही से कॉन्ट्रैक्ट सेराफिना को फॉरवर्ड करने के बाद मामला सुलझ गया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी मूल मंजिल की ओर बढ़ते हुए। एक क्लब एक्टिविटी क्लासरूम। खिड़की से मैं अंदर का नजारा देख सकता था। मेरी बचपन की दोस्त एलारा एक गुंडे जैसे युवक के साथ जोश से बात कर रही थी। एलारा का परिवार और मेरा परिवार पुराने पारिवारिक मित्र थे, जिनके बीच घनिष्ठ व्यावसायिक संबंध थे। इसलिए एलारा और मुझे बचपन का प्यार माना जा सकता था। वो सब ठीक था, लेकिन मुख्य बात एलारा की बड़ी बहन इसोल्डे आइसोल्डे थी। हर मायने में स्वर्ग की सच्ची बेटी। वह खूबसूरत थी, उसके तरीके क्रूर थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह मेरा विशेष ध्यान रखती थी। हर बार जब वो मुझे पॉकेट मनी देती थी तो वो लाखों में होती थी। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए जो बस अपनी जिंदगी आलस में गुजार रहा था और मौत का इंतजार कर रहा था, वह बस एक चलती फिरती इंसान रूपी एटीएम थी। और तो और इसोल्डे की मेरे पाखंडी बड़े भाई
एलिस्टेयर एलिस्टेयर से सगाई होने वाली थी। वह भविष्य में आधिकारिक तौर पर मेरी भाभी होगी। स्वर्ग से बनी जोड़ी। एक अमीर आवारा के रूप में मेरा जीवन और भी अधिक सुरक्षित हो जाएगा। हालांकि हाल ही में एक गुंडे की वजह से एलारा के ग्रेड कक्षा में शीर्ष से खिसक कर बीच में आ गए थे। जब इसोल्डे ने विशेष रूप से मुझसे इस स्थिति के बारे में पूछा तो मुझे पता था कि मुझे इस मामले को संभालना होगा। आखिरकार किसी का पैसा लेने के बाद मुझे उनके लिए कुछ तो करना ही था। इससे पहले कि मैं दरवाज़ा खोल पाता, मैं बाहर भागते हुए एक लड़के से सीधे टकरा गया। वो 2 कदम पीछे लड़खड़ाया। उसकी आंखों में अपमान और नाराजगी भरी थी। मैंने उसे पहचान लिया। वो एक गरीब छात्र लग रहा था जिसे एलारा ने पहले स्पॉन्सर किया था। उसके ग्रेड बहुत अच्छे थे और वो एक ईमानदार इंसान था। इस रूप को देखकर यह शायद एक प्रायोजक बेनिफैक्टर से प्यार हो जाने का एक कड़वा मेलोड्रामा था, जबकि प्रायोजक को एक गुंडे से प्यार हो गया था। मैंने अपना सिर हिलाया। मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी। वह युवक अभी भी बहुत भोला था। हम जैसे दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चों के लिए काम करवाने के लिए पैसे खर्च करना अक्सर सिर्फ एक आदत होती है, अपनी हैसियत दिखाने का एक शौक। इसका मतलब ये नहीं था कि हम पूरी तरह से अच्छे लोग थे। अगर वो वास्तव में अपना आभार जताना चाहता था तो उसे ऊपर चढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी और लाभ के साथ उसे चुकाना चाहिए था। इसे ही दुनिया के तौर तरीकों को समझना कहा जाता है। इसमें भावनाओं को शामिल करने की जिद करना बस परेशानी को दावत देना था। मैंने उसे अनदेखा किया और थोड़ा खुला दरवाजा धकेल कर खोल दिया। एलारा डोनोवन के साथ बात कर रही थी और इतनी जोर से हंस रही थी कि उसका शरीर हिल रहा था। मुझे देखकर एलारा की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। उसकी भौहें तुरंत तन गईं और उसका लहजा रक्षात्मक और अधीरता से भर गया। लाइसेंडर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी मुझे डोनोवन से ब्रेकअप करने के लिए मनाने आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, अपनी सांसें बर्बाद मत करो। लाइसेंडर परिवार का एक नाकारा युवा मास्टर जो अपनी खुद की जिंदगी नहीं संभाल सकता। तुम्हें मुझे नियंत्रित करने का क्या अधिकार है? मैं नाराज नहीं था। मैं थोड़ा हंसना भी चाहता था। मैं तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये जानने को उत्सुक हूं कि एलारा परिवार की आमतौर पर अच्छा व्यवहार करने वाली बेटी को अचानक ऐसे अपराधी से प्यार कैसे हो गया? एलारा ने अपनी आवाज उठाई जिसमें थोड़ी नफरत थी। तुम क्या जानते हो डोनोवन, तुम पाखंडी अमीर बच्चों से अलग है। वो प्रामाणिक रूप से जीता है। वो आजादी से जीता है। उसने डोनोवन का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर लगभग एक कट्टर पूजा का भाव था। इसे हम जीना कहते हैं। तुम्हारा कदम दर कदम योजनाबद्ध जीवन वो है जिसे तुम उबाऊ कहते हो, जिसे तुम जीवन की बर्बादी कहते हो। यह कहते हुए उसने फिर से मेरी ओर इशारा किया। खासकर तुम लाइसेंडर, तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते। तुम अच्छे से खेल भी नहीं सकते। अपने परिवार के सदस्य होने के अलावा तुम्हारे पास और क्या है? तुम पूरी तरह से एक कचरा हो। मैंने सिर हिलाया जैसे मुझे अचानक कुछ समझ आ गया हो। मैं समझ गया। युवावस्था की हवा, है ना? एलारा ने शायद सोचा कि मैं उसकी बात से सहमत हूं। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव आ गया। डोनोवन ने भी अपना सीना तान लिया और मुझे देखने का उसका भाव अब उतना डरा हुआ नहीं था। अगले ही सेकंड मैंने एक प्रभावशाली ऊंचाई से एलारा को नीचे देखा। क्या तुम अब जाग गई हो? वो सहज रूप से मेरी नजर से एक कदम पीछे हट गई। डोनोवन, जो जमीन पर था, अभी भी कराह रहा था और मुझे खौफ भरी नजरों से देख रहा था। मैं डोनोवन के पास गया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें प्रामाणिकता पसंद है? तुम्हें आजादी पसंद है? आओ, मुझे बताओ, अब कैसा लग रहा है? क्या तुम आजाद हो? डोनोवन को इतना दर्द हो रहा था कि उसे बहुत पसीना आ रहा था। वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। एलारा ऊपर आना और मुझे दूर खींचना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे एक नजर में ही घूर कर पीछे कर दिया। क्या तुम बहुत काबिल नहीं थे? अब तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? बस इतनी सी हिम्मत के साथ तुम अमीर उत्तराधिकारियों को फंसाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने अभी भी कांप रही एलारा को खींचा और सीधे शहर के पश्चिमी हिस्से में सभी प्रकार के संदिग्ध लोगों के बदनाम जमावड़े वाली जगह पर ले गया। मैंने एलारा को कार से बाहर खींचा और उसे एक गंदी गली की दीवार से सटा दिया। मूत्र और सड़ते हुए कचरे की तेज दुर्गंध हमारे चेहरों से टकराई। एलारा ने वहीं उल्टी कर दी। मैंने गली के प्रवेश द्वार पर एक दूसरे को गाली दे रहे कुछ पीले बालों वाले गुंडों की ओर इशारा किया। मेरा लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। देखो, ये वो युवावस्था की हवा है जो तुम्हें पसंद है। क्या यह पर्याप्त प्रामाणिक है? क्या यह पर्याप्त आजाद है? अगर तुम्हें यह पसंद है तो मैं तुम्हें अभी वहां फेंक दूंगा। एलारा तुरंत डर से पीली पड़ गई। मेरे हाथ को कसकर पकड़ते हुए इतनी जोर से रोने लगी कि उसकी सांसें फूलने लगी। मैं गलत थी, लाइसेंडर। तभी मेरी आंखों के कोने से मुझे एक जानी पहचानी आकृति की झलक मिली। वो डोनोवन था। लंगड़ाते हुए उसने वास्तव में मेरे ध्यान न देने का फायदा उठाकर गली के दूसरे छोर से खिसकने की कोशिश की। मैंने उसका पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। इस तरह के कचरे के लिए मैं अपनी उंगली भी नहीं उठाना चाहता था। एलारा ने भी स्पष्ट रूप से उसे देख लिया था। उसके चेहरे से खून पूरी तरह से सूख गया। उसकी आखिरी गलतफहमी उस भागती हुई पीठ के साथ पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। उसने रोना बंद कर दिया, बस वहां खाली होकर खड़ी रही, जैसे उसकी आत्मा चूस ली गई हो। मैंने उसे वापस कार में ठूंस दिया। उसने पूरे रास्ते एक और शब्द नहीं कहा। जब कार उसके परिवार के दरवाजे पर पहुंची तो उसने खुद दरवाजा खोला और अंदर चली गई। वो पूरी तरह से टूटी हुई लग रही थी। मैं कार से बाहर नहीं निकला, सीधे ड्राइवर को मुड़ने और घर चलने के लिए कहा। उसी रात मुझे अपने फोन पर एक संदेश मिला।
ये इसोल्डे का था। लाइसेंडर, धन्यवाद। मैंने मामले को बंद मानते हुए यू आर वेलकम स्टिकर के साथ उत्तर दिया। निश्चित रूप से अगले 2 दिनों तक उसके परिवार में शांति और सुकून था। कोई भी मेरे लिए परेशानी खड़ी करने नहीं आया। मुझे पता था कि इस मामले को मेरी होने वाली भाभी इसोल्डे ने दबा दिया होगा। ऐसा लग रहा था कि मेरा कदम गलत नहीं था। एक अमीर आवारा के रूप में मेरा जीवन सुरक्षित था। लेकिन अगले दिन मैं और नहीं हंस सका, क्योंकि डोनोवन मर गया था। एक आकस्मिक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी होने वाली भाभी मेरी कल्पना से भी अधिक क्रूर थी। मुझे अचानक लगा कि यह परिवार थोड़ा भयानक है। सभी ने नाजुक मुखौटे पहन रखे थे, जो ठंडे दिमाग से सभी बाधाओं को दूर कर रहे थे। मेरा संभ्रांत बड़ा भाई एलिस्टेयर ऐसा ही था, और मेरी होने वाली भाभी इसोल्डे भी ऐसी ही थी। केवल मैं ही एक विसंगति था, कोई ऐसा जो सिर्फ अपनी जिंदगी को आलस में गुजारना चाहता था। मैं जोर से कांप उठा और बिस्तर से उठ बैठा। मुझे तुरंत बाहर जाना था। अभी इन क्रूर लोगों के समूह से दूर जाना था। जिंदा रहकर ही मैं अपना आलस जारी रख सकता था। मैंने किसी को अलविदा नहीं कहा। मेरा लहजा सपाट था जब मैंने जवाब दिया, मैं कहाँ जा रहा हूँ? सोने के लिए जगह बदल रहा हूँ। उसने आगे नहीं पूछा। अपनी वित्तीय पत्रिका को पढ़ना जारी रखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। मेरे तथाकथित पिता भी कहीं नहीं मिल रहे थे। यह घर बर्फ के तहखाने जितना ठंडा था। मैंने अपना सूटकेस खींचा और बिना पीछे मुड़े उस शानदार विला से बाहर निकल गया। मेरे पास सिटी सेंटर में एक पेंट हाउस अपार्टमेंट था, जिसे मैंने बहुत पहले खरीदा था। अब वो काम आया। अपार्टमेंट बहुत बड़ा और बहुत खाली था, और रेफ्रिजरेटर तो और भी खाली था। मैंने पास के सबसे बड़े सुपरमार्केट तक ड्राइव किया। मुझे इस नए घर को खाने और जंक फूड से भरने की जरूरत थी। शॉपिंग कार्ट को धकेलते हुए मैं अलमारियों की चकाचौंध भरी व्यवस्था से गुजरा। एक शॉपिंग रोबोट की तरह मैंने भावहीन चेहरे के साथ कार्ट में चीजें फेंकी। जैसे ही मैं एक कोने से गुजरा, मैं अचानक अपने कदमों पर रुक गया, क्योंकि क्लियरेंस सेक्शन के कोने में मैंने एक लड़की को अपनी आस्तीन में ब्रेड का एक पैकेट छिपाते हुए देखा। वह मुझसे कुछ साल छोटे कद की, धुली हुई स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए लग रही थी। वह बहुत साफ सुथरी लग रही थी। अफसोस की बात है कि उसके हाथ इतने साफ नहीं थे। मैंने कोई आवाज नहीं की, बस शेल्फ के सहारे झुक गया। अपनी बाहों को मोड़कर बहुत दिलचस्पी से उसे देख रहा था। उसके लिए इसे अंदर डालना मुश्किल था। आस्तीन बहुत छोटी थी और ब्रेड बहुत बड़ी थी। उसने कई बार आगे पीछे कोशिश की। चिंता से उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें आ गईं। अंत में जैसे उसे कुछ महसूस हुआ, उसकी हरकतें सख्त हो गईं और उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। हमारी नजरें हवा में टकराईं। मैंने बिना बोले उसे घूरा। 10 सेकंड के भीतर उसका चेहरा स्पष्ट रूप से पीले से लाल हो गया। उन बड़ी आंखों में पहले खौफ था, फिर घबराहट, और अंततः वे एक ऐसी शर्म और अपमान से भर गईं जो इतनी गहरी थी कि उसे पिघलाया नहीं जा सकता था। ब्रेड पकड़े हुए हाथ बेकाबू होकर कांपने लगा। एक हल्की सी आवाज के साथ ब्रेड जमीन पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत छिन गई हो। वह पूरी तरह से ढह गई, अपना सिर नीचे करते हुए, जैसे चाहती हो कि वो अपना चेहरा फर्श में गाड़ दे। बोरिंग। मैं पास गया, नीचे झुका, ब्रेड का बैग उठाया और उसे अपनी शॉपिंग कार्ट में फेंक दिया। फिर मैंने लापरवाही से आसन्न अलमारियों से विभिन्न बिस्कुट और कैंडीज को एक ही बार में कार्ट में डाल दिया। जल्द ही मेरी शॉपिंग कार्ट एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर हो गई। मैंने कार्ट को धकेला और उसके सामने रुक गया। उसका सिर अभी भी नीचे था। उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त था, जैसे फैसले का इंतजार कर रहा हो। मैंने धीरे से उसके धुले हुए कैनवास जूतों को अपने पैर के अंगूठे से ठोकर मारी। मेरा लहजा सपाट था। खाने के लिए पैसे नहीं हैं? उसका शरीर कांप गया और फिर उसने बहुत ही हल्के से सिर हिलाया। मेरा लहजा भारी हो गया। वो डर से कांप उठी। मुझे देखने के लिए अपना सिर झटके से ऊपर उठाया। उसकी आंखों के किनारे लाल थे, आंसुओं से भरे थे। उसने अपना मुंह खोला और उसके गले से कुछ अस्पष्ट दबी हुई आवाजें आईं। उसके हाथों ने असहाय होकर इशारा किया। मैं स्तब्ध था। उस पल मेरे दिमाग में एक विचार आया, मूक गूंगी। उसकी चिंतित और असहाय उपस्थिति को देखकर मेरे दिल में बेचैनी की वो लहर तुरंत बुझ गई। मुझे पछतावा हुआ। इस पल में मुझे लगा कि मैं एक पूर्ण कमीना हूं, ऐसा व्यक्ति जो आधी रात को इसे याद करने पर खुद को 2 थप्पड़ मारना चाहेगा। मैं फिर नहीं बोला। मैंने मुड़कर एक और शॉपिंग कार्ट ली और उसे आसानी से स्टोर होने वाले भोजन से लबालब भर दिया। फिर मैंने दोनों कार्ट को धकेला और उसे पीछे आने का इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। मैं समझाने का झंझट नहीं उठाना चाहता था। सीधे उसकी कलाई पकड़ ली और चेकआउट काउंटर की ओर चल पड़ा। पैसे देने के बाद मैं अकेले ही सभी आकारों के बैग ले गया, जबकि वो एक छोटी पूंछ की तरह मेरे पीछे बैठ गई। उसके हाथों में भी नवीनतम स्नैक्स के कुछ बैग थे। मैंने सब कुछ अपनी स्पोर्ट्स कार की पिछली सीट पर भर दिया। फिर उसे अंदर बैठने के लिए कहा। वो एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी यात्री दरवाजा खोला और बैठ गई। फिर मैंने उससे उसके घर का पता पूछा। उसने मेरा फोन लिया। उसकी छोटी उंगलियां काफी देर तक स्क्रीन पर टैप करती रहीं और अंत में एक लोकेशन पिन की। यह एक पुराना जिला था, एक खस्ताहाल जगह जहां से मैं गुजरना भी पसंद नहीं करता। मैंने कुछ नहीं कहा, सीधे कार स्टार्ट कर दी। रास्ते भर कार भयानक रूप से शांत थी। उसने पूरा समय अपना सिर नीचे रखा था। उसके हाथों ने उसके कपड़ों के किनारे को कसकर पकड़ रखा था। कार संकरी, जर्जर गलियों से गुजरी
और अंत में एक ट्यूब के आकार की अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने रुक गई, जो ऐसा लग रहा था कि वो ढहने वाली है। मैंने इंजन बंद किया और कार से खाना बाहर निकालने में उसकी मदद की। सीढ़ियां अंधेरी और नम थीं, जिसमें एक अवर्णनीय अजीब गंध के साथ फफूंदी की तेज गंध आ रही थी। वो मुझे तीसरी मंजिल पर ले गई और एक छिलते हुए लकड़ी के दरवाजे को खोला। चीनी दवा की एक भारी गंध बाहर आई। कमरा बहुत छोटा था, इतना छोटा कि आप इसे एक नज़र में देख सकते थे। 4 नंगी दीवारें, एक ऐसा वाक्यांश था जिसे मैं आज ही सही मायने में समझ पाया था। एक टूटे हुए लकड़ी के बिस्तर पर एक हड्डी सी पतली बुजुर्ग महिला लेटी थी। बुढ़िया की आंखें कसकर बंद थीं, उसकी सांसें धीमी थीं। लड़की ने अपने हाथों में रखी चीजें नीचे रख दी और बिस्तर के पास भाग गई। बड़ी कुशलता से बुढ़िया के लिए कंबल ओढ़ाया। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। मैं कमोबेश समझ गया। ऐसा नहीं था कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, उसके पास अपने परिवार की बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। ब्रेड चुराना शायद इसलिए था क्योंकि वो अत्यधिक भूखी थी, लेकिन वो बुढ़िया के मेडिकल बिल के लिए रखे पैसों को हाथ नहीं लगाना चाहती थी। ये फिर से इसी तरह का दुखद दृश्य था। मुझे ये देखना सबसे ज्यादा नापसंद था। अपनी दादी को व्यवस्थित करने के बाद लड़की मेरे पास आई और मुझे एक गहरा सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर उसने मेज से एक फटी हुई नोटबुक उठाई और उस पर जल्दी से कुछ लिखा। ये साफ लिखावट की एक पंक्ति थी। धन्यवाद। इन चीजों की कीमत कितनी है, मैं निश्चित रूप से भविष्य में आपको वापस भुगतान करूंगी। उस पंक्ति को देखकर मुझे थोड़ी हंसी आई। मुझे किससे वापस भुगतान करोगी? फिर से चोरी करके? मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना फोन निकाला और अपने परिवार के निजी सहायक को डायल किया। फोन पर मेरे शब्द संक्षिप्त थे। बार्नबी, मेरे लिए सिटी सेंटर अस्पताल में वीआईपी वार्ड से संपर्क करो। 15 मिनट के भीतर पश्चिमी ट्यूब के आकार के अपार्टमेंट में एक एम्बुलेंस भेजो। पता तुम्हें भेज दिया जाएगा। खर्च सीधे मेरे खाते से काट लेना। पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट से भी कम समय लगा। लड़की पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। वो मुझे खाली आंखों से घूरती रही। उसका मुंह खुला हुआ था। रोना भूल गई और लिखना भूल गई। मैं समझ सकता था उसके लिए कोई ऐसी चीज जिसके लिए जीवन भर की हताश उम्मीद की आवश्यकता होती। मेरे लिए बस एक फोन कॉल का मामला था। मैंने उसके पैरों के पास रखे डफेल बैग को ठोकर मारी। क्या घूर रही हो? अपना सामान पैक करो, अस्पताल जाने के लिए तैयार हो जाओ। वो जैसे किसी सपने से जागी और तुरंत हड़बड़ी में पैकिंग करने लगी। असल में पैक करने के लिए कुछ खास नहीं था। कुछ धुले हुए पुराने कपड़े, एक चिपका हुआ इनेमल का कप। एम्बुलेंस बहुत जल्दी आ गई। पेशेवर मेडिकल स्टाफ ने बुढ़िया को सावधानी से स्ट्रेचर पर उठाया। शुरू से अंत तक लड़की ने मेरे कपड़ों के कोने को कसकर पकड़ रखा था, जैसे डर हो कि मैं अचानक गायब हो जाऊंगा। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उसे झिड़का नहीं। अस्पताल पहुंचने पर सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित था। वीआईपी वार्ड के लिए एक समर्पित केयरगिवर फुल टाइम ड्यूटी पर था और विशेषज्ञों की एक शीर्ष स्तरीय टीम ने तुरंत परामर्श शुरू कर दिया। मैं उज्जवल और साफ सुथरे वार्ड के बाहर खड़ा था। अंदर व्यस्त डॉक्टरों और नर्सों को देख रहा था और उस लड़की को जो बिस्तर के पास बैठी थी, डरी हुई भी और कृतज्ञ भी। डोनोवन की मौत के कारण मेरे दिल में छाई उदासी थोड़ी दूर होती दिख रही थी। पैसे खर्च करने से सच में एक अच्छा मूड खरीदा जा सकता था। इस पल मेरे कपड़ों के कोने को फिर से धीरे से खींचा गया। उसने वो फटी हुई नोटबुक उठाई और मुझे सौंप दी। उस पर लिखा था, मैं आपकी दया का बदला कैसे चुकाऊं? मैं चौखट के सहारे झुक गया, लड़की की ओर देख रहा था। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम्हारा बदला चाहिए। वो चिंतित हो गई और नोटबुक में तेजी से लिखने लगी। उसकी लिखावट थोड़ी मैली थी। नहीं, मैं मुफ्त में आपका पैसा नहीं ले सकती। आप एक अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान शब्द देखकर मेरे होठों की मुस्कान गहरी हो गई। आज के समय में मेरे जैसे लड़के को भी एक अच्छा इंसान माना जा सकता था। पैसा होना वाकई बहुत अच्छी बात थी। मैंने उसके लिखने के बीच में ही टोक दिया। सबसे पहले, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। दूसरा, मैंने कहा है, मुझे परेशानी सबसे ज्यादा नापसंद है। तुम्हारा यहां मेरे साथ इस बात पर बहस करना मेरे लिए बस परेशानी पैदा कर रहा है, समझे? वो मेरे घुमावदार तर्क से थोड़ी चकरा गई थी। मुझे खाली आंखों से घूर रही थी, नहीं जानती थी कि कैसे जवाब दे। उसके भाव को देखकर मैंने आह भरी, उसके पास गया और बिना किसी बकवास के उसके हाथ से नोटबुक और पेन छीन लिया। मैंने नोटबुक में जल्दी से कुछ घसीटा। लिखने के बाद मैंने नोटबुक वापस उसके हाथों में थमा दी। बस ये मान लो कि मैं पहले से बीमा खरीद रहा हूं। तुम कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो और किसी अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश लो। अगर कभी ऐसा हो कि मैं बेसहारा हो जाऊं और सड़कों पर भीख मांग रहा हूं, तो बस मुझे एक कटोरी चावल देना याद रखना। वो नोटबुक में लिखे शब्दों को बहुत बहुत देर तक स्तब्ध होकर घूरती रही। फिर उसने अपना सिर उठाया। उन आंखों से, जो पहाड़ी झरने के पानी की तरह साफ थीं, आंसू आखिरकार बांध तोड़कर बह निकले। वो जोर से नहीं रोई, बस चुपचाप आंसू बहाती रही, जो एक एक करके उस फटी हुई नोटबुक पर गिर रहे थे। मैंने अजीब तरह से दूसरी ओर देखा। ठीक है, रोना बंद करो। तुम्हारी दादी को अभी भी तुम्हारी जरूरत है कि तुम उनकी देखभाल करो। तुम इस तरह रोते और विलाप करते हुए कैसी लग रही हो? तुम कौन से स्कूल में जाती हो? मैं बारनबी से रास्ते में तुम्हारी ट्यूशन फीस भरवा दूंगा। अब से मैं किसी से तुम्हें कॉलेज से स्नातक होने और नौकरी मिलने तक हर महीने 5,000 का जीवन यापन खर्च भिजवाऊंगा। मुझे ये मत कहना कि तुम्हें ये नहीं चाहिए। ये भी बीमा प्रीमियम के रूप में गिना जाता है।
ये कहने के बाद मैं इस भावुक दृश्य को और देखने के लिए बहुत आलसी था। मैंने डॉक्टर को कुछ संक्षिप्त निर्देश दिए और जाने के लिए मुड़ गया। चौड़ी सड़क पर गाड़ी चलाते हुए मुझे अचानक थोड़ा अजीब लगा। क्या यह संभव था कि मेरे लिए लाइसेंडर परिवार का प्रतिष्ठित दूसरा युवा मास्टर बेसहारा हो जाए? बिल्कुल असंभव। खैर, ये अपने लिए कुछ अच्छे कर्म इकट्ठा करने के लिए पैसे खर्च करने से ज्यादा कुछ नहीं था। आखिरकार मेरे आसपास के लोग एक दूसरे से ज्यादा क्रूर थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरे जैसा एक आलसी व्यक्ति जीवन भर धन और वैभव का आनंद ले सके, मुझे और अधिक अच्छे कर्म इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। और फिर मैं 5 साल के लिए बेसहारा हो गया। बस 5 साल बाद जब मेरे पाखंडी एलीट भाई एलिस्टेयर की शादी हुई तो घटना भड़क उठी। जब मुझे कॉल आया तब मैं एक निजी द्वीप पर धूप सेंक रहा था। मुझे हंसी भी आ रही थी। ये मेरी उम्मीदों के भीतर था। मेरा भाई हड्डी तक एक कमजोर इच्छा शक्ति वाला कायर था, फिर भी उसे गहरे स्नेह का दिखावा करना पसंद था। मैं इस तमाशे को वापस जाकर देखने के लिए भी बहुत आलसी था। वैसे भी अमीर शादियां सभी काफी हद तक एक जैसी ही होती थीं। जब तक कि मेरे बैंक कार्ड एक के बाद एक फ्रीज नहीं हो गए और मेरे नाम पर मौजूद सभी रियल एस्टेट, स्टॉक और फंड रातों रात किसी और के नहीं हो गए, तब तक मुझे देर से एहसास नहीं हुआ कि कुछ गलत था। जब तक मैं जल्दबाजी में द्वीप से वापस उड़कर आया तब तक धूल जम चुकी थी। लाइसेंडर ग्रुप ने अपना उपनाम इसोल्डे के परिवार के नाम में बदल लिया था। मेरे पिता पर कई आर्थिक अपराधों का मुकदमा चलाया गया, पक्के सबूतों के साथ। वह मूल रूप से अपना शेष जीवन सलाखों के पीछे ही बिताएंगे। मेरे भाई एलिस्टेयर को खाली हाथ बाहर निकाल दिया गया और मैं कचरे का एक बेकार टुकड़ा जो केवल आलस्य में समय बिताना और मौत का इंतजार करना चाहता था, वास्तव में मुझे भी नहीं बख्शा गया। 20 से अधिक वर्षों से मैंने जो निजी खजाना बड़ी मेहनत से बचाया था वह सब चला गया। मैं अपने पेंट हाउस अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा था। मेरा रास्ता रोके हुए काले सूट पहने 2 भावहीन आदमियों को देख रहा था। मेरा सिर चकरा रहा था, जैसे सच में बहन तुम्हें बदला चाहिए, तुम्हें तुम्हारा बदला मिल गया। अगर तुम मेरे बेवकूफ भाई को मार भी देती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन तुमने मेरे पिताजी को जेल भेज दिया और लाइसेंडर परिवार को खोखला कर दिया। इसका क्या मतलब है? यह सोचकर मेरा गुस्सा भड़क उठा। क्या मैं किसी ग्रैंड फीमेल प्रोटैगोनिस्ट के बदले वाले उपन्यास में रह रहा था? उस तोप के चारे वाले रिश्तेदार के रूप में अभिनय कर रहा था जिसे रास्ते से हटा दिया गया? तभी दरवाजा खुला। इसोल्डे मेरे पसंदीदा इतालवी सोफे पर बैठी थी, शान से वाइन का ग्लास घुमा रही थी। 5 साल बीत चुके थे। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत थी और उससे भी ज्यादा ठंडी। सब कुछ नियंत्रित करने की उस शक्तिशाली आभा ने सांस लेना मुश्किल कर दिया था। मुझे देखकर उसने वाइन का गिलास नीचे रख दिया और मुझे देखकर धीरे से मुस्कुराई। लाइसेंडर, तुम वापस आ गए। मैं कुछ नहीं बोला, बस उसे घूरता रहा। वो खड़ी हुई, एक एक कदम बढ़ाकर मेरे सामने आई और मेरा चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे ऐसे मत देखो, मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी। मैंने उसके हाथ से बचने के लिए अपना सिर झुका लिया। वो नाराज नहीं हुई। उसने अपना हाथ वापस ले लिया और इत्मीनान से बोली, तुम्हारा भाई बहुत बेवकूफ था। मैंने उसे एक मौका दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उसने खुद इसकी कद्र नहीं की। क्या ये तुम्हारे हमारे पूरे परिवार को मिटा देने का कारण है? वह रुकी। उसकी आवाज में एक आकर्षण का पुट था। हालांकि अब चीजें अलग हैं। उसने पहले मेरे साथ गलत किया, इसलिए मेरा बदला पूरी तरह से उचित है। अब मुझे पति की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने मेरी ओर एक कदम बढ़ाया जिसमें एक मजबूत आक्रामकता थी। छोटे लाइसेंडर, क्या तुम अपनी बहन के साथ रहने में दिलचस्पी रखते हो? बहन पहले की तरह ही तुम्हारी देखभाल कर सकती है। उसकी बात सुनने के बाद मैं तब तक हंसा जब तक कि मेरे आंसू नहीं निकल आए। मैंने अपनी आंख के कोने को पोंछा, इसोल्डे के बेदाग चेहरे को देखते हुए। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे शक होने लगा है कि क्या तुमने व्यक्तिगत रूप से उसे जेल भेजा है? उसके चेहरे की मुस्कान का आखिरी अंश भी पूरी तरह से गायब हो गया। निश्चित रूप से यह महिला शुरू से अंत तक एक पागल थी जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। मैंने अपनी मुस्कान रोकी, उसे भावहीन होकर देखा और फिर धीरे धीरे उसके सामने अपनी बीच की उंगली उठा दी। उसके चेहरे की मुस्कान का एकदम आखिरी अंश भी गायब हो गया, जिसकी जगह एक ठंडी उदासीनता ने ले ली। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। उसने मुझे दोबारा देखे बिना अपना हाथ हिलाया। दोनों अंगरक्षक तुरंत आगे बढ़े, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, और मुझे एक छोटे चूजे की तरह उठा लिया। मुझे मेरे ही घर से बेदर्दी से बाहर धकेल दिया गया। मैं खाली गलियारे में खड़ा था और एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। अगर मैंने वास्तव में उसकी बकवास पर विश्वास कर लिया होता और पीछे रहकर उसके मुझसे बोर होने का इंतजार किया होता तो शायद मुझे यह भी नहीं पता चलता कि मैं कैसे मर गया। मुझे अच्छी तरह पता था कि मैं उसे मात नहीं दे सकता। यहां तक कि मेरे पिताजी जैसे चालाक लोमड़ी को भी उसने अपने जाल में फंसा लिया था। मुझे, जिसे केवल खाना, पीना और खेलना आता था, उससे लड़ने का क्या अधिकार था? इस पागल औरत से दूर रहना और जिंदा रहना किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी था। मैंने अपना फोन निकाला, कॉन्टैक्ट्स अनलॉक किए और उन दोस्तों को ढूंढा जो आमतौर पर हर बार मुंह खोलते ही मुझे भाई कहते थे। मैंने पहला नंबर डायल किया। हेलो, यंग मास्टर झो, मैं लाइसेंडर हूं। लाइन का दूसरा सिरा 3 सेकंड के लिए शांत हो गया, अत्यंत सतर्क, और फिर फोन काट दिया गया।
मैं एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर आत्मनिंदा से हंसा और दूसरा नंबर डायल करना जारी रखा। नतीजा बिल्कुल वैसा ही था। तीसरा, चौथा। या तो नंबर गलत था या बस उत्तर ही नहीं मिला। मैं ठंडी दीवार के सहारे झुक गया, अपने फोन में मौजूद उन तथाकथित दोस्तों को एक एक करके डिलीट कर रहा था। अंत तक डिलीट करते करते स्क्रीन पर केवल कुछ अकेले पारिवारिक नंबर बचे थे। मैंने अपने पास मौजूद हर कीमती चीज बेच दी। कुल मिलाकर मुझे 1 लाख से भी कम पैसे मिले। अतीत में ये थोड़ा सा पैसा शराब पीने की एक रात के लिए भी पर्याप्त नहीं होता, लेकिन अब ये मेरी पूरी कुल संपत्ति थी। मैं सड़क पर उद्देश्यहीन होकर चल रहा था। अनजाने में मैं वापस अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे आ गया। मैं कड़वाहट से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाया। अगर सबसे बुरा हुआ तो मैं बस एक फैक्ट्री ढूंढ लूंगा और नट और बोल्ट कसूंगा। सीमा कम है और कमरा तथा भोजन शामिल है। वैसे भी मैंने अमीर जीवन के उन 20 से अधिक वर्षों को बहुत जी लिया था। अपना सिर नीचे किए, चलते हुए हिसाब लगाते हुए मैं अप्रत्याशित रूप से सीधे एक कोमल आलिंगन से टकरा गया। एक हल्की साफ खुशबू तैर कर आई। मैं अवचेतन रूप से माफी मांगना चाहता था, लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो मैं जोर से साफ आंखों की एक जोड़ी से टकरा गया। वो एक नाजुक दिखने वाली लड़की थी। वो थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा था। लेकिन उसने स्पष्ट रूप से मुझे पहचान लिया था। मैं स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जिस पल उसने मुझे पहचाना, उसकी आंखें अचानक अवर्णनीय आश्चर्य और राहत से भर गईं। उसने अपना मुंह खोला, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन जैसे कुछ महसूस करते हुए अंततः उसने अजीब तरह से अपनी जेब से एक फोन निकाला और उस पर तेजी से टाइप करने लगी। फोन स्क्रीन पर प्रदर्शित हुआ। मिस्टर लाइसेंडर, क्या आपको अभी भी मैं याद हूं? मैंने मिस्टर लाइसेंडर शब्दों को देखा। इन दिनों बहुत कम लोग मुझे उस नाम से बुलाते थे। मैंने ध्यान से उसके चेहरे की जांच की। स्मृति के टुकड़े धीरे धीरे एक साथ जुड़ रहे थे और अचानक मुझे एहसास हुआ। मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। ये तुम हो। 5 साल पहले सुपरमार्केट में कांपती हुई वो लड़की, उस खस्ताहाल झोपड़ी में अपनी दादी की देखभाल करने वाली लड़की। उसकी आंखें तुरंत आश्चर्यजनक रूप से चमक उठी, जोर जोर से सिर हिलाते हुए। वो खुशी उसकी साफ आंखों की गहराई से लगभग छलक रही थी। मैं और भी भ्रमित था। तुम यहाँ क्यों हो? उसने फिर से तेजी से टाइप किया और फोन मुझे सौंप दिया। स्क्रीन पर प्रदर्शित हुआ। मैंने खबर देखी, इसोल्डे परिवार के मामलों के बारे में। मैं बहुत चिंतित थी। मुझे लगा कि आप शायद एक बार देखने के लिए यहाँ वापस आएंगे, इसलिए मैं यहाँ इंतजार कर रही थी। कल से मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने प्रहार किया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन 24 घंटों के दौरान मुझे बाहर निकाल दिया गया था, वो इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे इंतजार कर रही थी, जिसमें मैं कभी प्रवेश नहीं कर सकता था। सबसे अजीब तरीके से एक अनिश्चित संभावना की रक्षा कर रही थी। एक हास्यास्पद लेकिन जटिल भावना उमड़ पड़ी। जहां मेरे तथाकथित दोस्तों का समूह मुझसे नाता तोड़ने में व्यस्त था, वहीं एक छोटी लड़की, जिसे मैं लगभग भूल चुका था, एक दिन और एक रात से मेरी रखवाली कर रही थी। मैंने अपने मुंह का कोना सिकोड़ा, कुछ कहना चाहता था। वो मेरी शर्मिंदगी को समझती हुई लग रही थी। फोन स्क्रीन पर प्रदर्शित हुआ। क्या आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है? मैं चुप रहा, जिसे मौन सहमति माना गया। उसने अपना फोन दूर रख दिया और फिर एक ऐसा काम किया जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से मेरे हुडी के कफ को खींचा। उसकी ताकत बहुत कम थी, मैं आसानी से छूट सकता था, लेकिन कफ से प्रेषित याचना करने वाली ताकत की वो लकीर एक अदृश्य जंजीर की तरह महसूस हुई, जिसने मुझे हिलने डुलने में असमर्थ कर दिया। उसने मुझे खींचा और सड़क के कोने की ओर चलने के लिए मुड़ी। एक भूत की तरह मैंने विरोध नहीं किया, बस उसके पीछे पीछे चलता रहा। हम गर्म रोशनी बिखेरती हुई एक छोटी बेकरी तक गए। दुकान का नाम ग्लिमर बेकरी था। दुकान पहले ही बंद हो चुकी थी, लेकिन डिस्प्ले विंडो की लाइटें अभी भी चालू थीं। उसने एक चाबी से दुकान का दरवाजा खोला, फिर वापस मुड़ी और अपनी आंखों से मुझे अपने साथ अंदर जाने का इशारा किया। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन साफ सुथरी और व्यवस्थित थी और हवा में क्रीम और गेहूं की सुगंध भरी हुई थी। काउंटर के नीचे से उसने एक सावधानी से सील किया हुआ फोल्डर निकाला। अंदर से उसने एक पीला पड़ चुका कागज का टुकड़ा निकाला और उसे मेरे सामने खिसका दिया। वो बीमा क्लॉज था, जिसे मैंने 5 साल पहले तेज तर्रार स्ट्रोक के साथ लिखा था। अगर कभी ऐसा हो कि मैं बेसहारा हो जाऊं और सड़कों पे भीख मांग रहा हूं, तो बस मुझे एक कटोरी चावल देना, याद रखना। उसने उस पर लिखे शब्दों की ओर इशारा किया, फिर मेरी ओर इशारा किया और फिर खुद की ओर और इस दुकान की ओर इशारा किया। वो नजर इतनी गंभीर थी जैसे कोई पवित्र कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रही हो। अंततः वह मुड़ी, ओवन से अभी भी गर्म क्रोइसेंट निकाला और मुझे सौंप दिया। इसमें कोई दया नहीं थी, कोई सहानुभूति नहीं थी, बस ये उसकी बारी होने की एक तथ्यात्मक भावना थी। मैंने ब्रेड ली और एक टुकड़ा खाया। हालांकि स्वाद उन हाई एंड भोजन की तुलना नहीं कर सकता था जो मैं खाया करता था, लेकिन इससे मुझे एक शांति का एहसास हुआ। क्या आप लोग अभी भी यहाँ किसी को काम पर रख रहे हैं? लड़की एक पल के लिए जम गई और फिर उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान खिल उठी। उसने जोर जोर से सिर हिलाया। उस दिन मेरे जीवन का पहला उलझा हुआ आधा हिस्सा समाप्त हो गया और मेरा दूसरा आधा जीवन ग्लिमर नाम की इस छोटी सी दुकान से कसकर जुड़ गया। और मेरी बॉस एक छोटी सी मूक लड़की थी, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा था कि मैं फिर कभी उसके रास्ते नहीं आऊंगा। छोटी लड़की का नाम मिरेले था।
मैंने उसे जो पैसे स्पॉन्सर किए थे और जो फंड उसने खुद बचाए थे उसका उपयोग करके उसने कॉलेज से स्नातक होने के बाद इस सड़क पर यह बेकरी खोली थी। दुकान का सामने का हिस्सा बड़ा नहीं था, लेकिन व्यापार बुरा नहीं था। पड़ोसियों ने उसकी विशेष देखभाल की, हमेशा चक्कर लगाकर इधर आते, कुछ रोटियां खरीदते और थोड़ी देर बातचीत करते। एक अकेली युवा लड़की के लिए यह आसान नहीं है। यह बहुत अच्छा है, एक मददगार आ गया है। वह बहुत भरोसेमंद लगता है। एक छोटे भालू के पैटर्न वाले एप्रन को पहने हुए मैंने भद्दे तरीके से ताजे बेक किए गए टोस्ट को पैक किया। अपने दिल में बिना किसी भावना के इन शब्दों को सुन रहा था। भरोसेमंद? मैं एक बेकार आवारा था जो अपने अंगों को अलग अलग नहीं बता सकता था या 5 अनाजों में अंतर नहीं कर सकता था। उन्होंने कहाँ देखा कि मैं भरोसेमंद था? हालांकि मेरे आगमन ने वास्तव में उसका बोझ काफी कम कर दिया था। कम से कम अब उसे आटा और चीनी के थैले उठाने का भारी काम नहीं करना पड़ता था, जिससे एक पतली और छोटी लड़की को दांत पीसने और जबरदस्ती करने से बचा लिया गया था। रात में जब दुकान बंद हो गई तो हम ऊपर उस छोटे से घर में वापस चले गए। 4 नंगी दीवारें, वो शब्द था जिसका उपयोग उसके पिछले निवास का वर्णन करने के लिए किया गया था। इस जगह को संभवतः एक नंगी दीवार माना जा सकता था। एक डाइनिंग टेबल, 2 कुर्सियां, एक सोफा और बालकनी से अलग किया गया एक छोटा कमरा। वह मेरा शयन कक्ष था। यह मेरे पूर्व विला के बाथरूम से भी छोटा था। फिर भी मैं अपने पिछले 20 से अधिक वर्षों के किसी भी रात की तुलना में अधिक शांति से सोया। कोई साजिश नहीं, कोई पाखंड नहीं। हवा में बस नीचे से तैरती हुई गेहूं की हल्की महक थी। मैंने एक सामान्य इंसान बनना सीखना शुरू किया। पूरे कमरे में धूल उड़ाए बिना फर्श को बुहारना सीखा। रसोई को उड़ाए बिना दलिया बनाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करना सीखा। अधिकांश समय परिणाम विनाशकारी होते थे। मैंने चीनी की जगह नमक समझ लिया और बहुत नमकीन लाल बीन पेस्ट का एक बर्तन बना दिया। उसने एक कौर खाया। उसका छोटा चेहरा एक गेंद की तरह सिकुड़ गया, लेकिन उसने उसे थूका नहीं। उसने बस चुपचाप एक बड़ा ग्लास पानी पिया, फिर एक पेन उठाया और अपनी नोटबुक में लिखा। स्वाद बहुत खास है। हर रात उसके सो जाने के बाद मैं फोन स्क्रीन के सामने अपने छोटे से कक्ष में बार बार अभ्यास करता। सबसे सरल नमस्ते, धन्यवाद से लेकर आपने आज कड़ी मेहनत की है, शुभ रात्रि तक। जब मैंने पहली बार कुछ अजीब इशारों की भाषा का उपयोग करके उसे सुप्रभात कहा तो वो जम गई। फिर उसकी उन आंखों में जो हमेशा बहुत शांत रहती थी, ऐसा लगा जैसे अचानक कोई सितारा फेंक दिया गया हो, भयानक रूप से उज्जवल। उसने भी अपने हाथ उठाए और मुझे पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। उस पल मुझे लगा कि मेरे पिछले 20 साल के जीवन में कोई एक पल भी ऐसा नहीं था जहां मुझे कुछ करना उतना सार्थक लगा हो जितना मुझे अभी लगा। दिन बस ऐसे ही बीत गए, धीरे धीरे बेहतर होते जा रहे थे। मैं एक बेवकूफ से जिसे ओवन का उपयोग करना भी नहीं आता था, एक बेकिंग अप्रेंटिस बन गया जो कुशलता से क्रीम फेंट सकता था और सजावट कर सकता था। दुकान का व्यापार बेहतर और बेहतर होता गया। हमने बगल की दुकान भी ले ली और दुकान के सामने का विस्तार किया। मेरे बैंक कार्ड में भी फिर से एक जमा राशि थी। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन ये मेरे बाहर जाने और किराए पर जगह लेने के लिए पर्याप्त थी। कई बार मैं मिरेल के सामने ये बात उठाना चाहता था, लेकिन शब्द मेरे होठों तक आते और वापस निगल लिए जाते। कहाँ बाहर जाऊं, क्या खाऊं, अकेले कितना उबाऊ होगा। इसके अलावा उसके लिए, एक युवा लड़की के लिए अपने दम पर रहना आसान नहीं था। मैं मदद कर सकता था, है ना? मैंने अपने दिल में अपने लिए कई बहाने ढूंढे और फिर यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने को जारी रखने के लिए पूरी तरह से उचित महसूस किया। मिरेल ने भी इसे कभी नहीं उठाया। ऐसा लग रहा था कि उसने मेरी उपस्थिति को डिफॉल्ट रूप से स्वीकार कर लिया था। मैं प्यार में विश्वास नहीं करता था। मेरे पिताजी और मेरा भाई सबसे अच्छे नकारात्मक उदाहरण थे, लेकिन मिरेल के साथ रहने की स्थिरता ने मुझे इसकी लत लगा दी थी। मैंने अपना सिर हिलाया, इन गंदे विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। लगभग दोपहर हो चुकी थी। उसके लिए लंच तैयार करने का समय हो गया था। मैं ऊपर जाने के लिए बस अपना एप्रन उतार ही रहा था, लेकिन इसी समय एक जानी पहचानी आकृति ने दुकान का दरवाजा खोला और अंदर आ गई। आने वाले व्यक्ति ने अच्छी तरह से सिला हुआ सूट पहना हुआ था, बेहतरीन मेकअप किया हुआ था और बालों को सावधानीपूर्वक स्टाइल किया हुआ था। सिर से पैर तक वो एक सफल व्यक्ति की एलीट आभा बिखेर रही थी। ये सेराफिना थी। 5 साल बीत चुके थे। गरीबी से पैदा हुई वो हीन भावना और संकट उससे पूरी तरह से धुल गया था। वो भावना शून्य स्कूल की सुंदरी नहीं रह गई थी, जो एक धुली हुई यूनिफॉर्म पहने हुए मुझसे भीख मांग रही थी। अब वो उत्तम और पूर्ण थी। उसके पीछे एक 20-22 साल का युवक था, सूट पहने हुए, स्कूल से निकले एक नए कॉलेज के छात्र जैसा लग रहा था। वो मुझे जिस तरह से देख रहा था वो बिना किसी छिपी हुई शत्रुता के भरा था, शायद एक पुरुष सहायक। सेराफिना की नजर एक पल के लिए मेरे पहने हुए छोटे भालू वाले एप्रन पर टिकी रही। उसकी भौहें अगोचर रूप से सिकुड़ गईं, लेकिन उसने जल्दी ही उस उचित मुस्कान को बहाल कर लिया। मैंने सिर हिलाया। इसे एक अभिवादन मानते हुए मेरे हाथों ने एप्रन को खोलने की गति को नहीं रोका। वो कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि यह अनुचित है। अंत में उसने अपने बैग से एक चेक निकाला और उसे मेरे सामने खिसका दिया। मैंने चेक पर मौजूद संख्या पर नजर डाली, उसे उठाया और अपनी जेब में रख लिया। धन्यवाद, मैं इसी का हकदार हूं। हालांकि मुझे कभी इसे वापस पाने की उम्मीद नहीं थी। मुझे इतनी आसानी से पैसे स्वीकार करते देख
उसके पीछे खड़े पुरुष सहायक की आंखों में तिरस्कार और गहरा हो गया। सेराफिना ने जल्दी से अपने भाव को समायोजित किया। उसकी नज़र हमारी छोटी सी बेकरी पर घूमी और अंततः मेरे चेहरे पर टिक गई। वो नज़र, ये एक ऐसी नज़र थी जिससे मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। उसमें एक कृपालु सहानुभूति थी। लाइसेंडर, मैंने सुना कि तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ। अगर तुम्हारे पास अभी जाने के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं है तो तुम मेरी कंपनी में आ सकते हो। मेरे पति और मेरी कंपनी अभी शुरू हुई है और हमें बिल्कुल इसी समय लोगों की ज़रूरत है। उसका ये जानबूझकर करुणामय रूप देखकर मेरा पेट मथने लगा। उस समय का वो लेन देन मेरा निवेश था। अब वो अपना कर्ज चुका रही थी। कोई किसी का कुछ नहीं देना था। अब ये मुद्रा धारण करके वो उस समय के लेनदार को अपने दान की वस्तु में बदलना चाहती थी। मैंने उसके बगल में खड़े पुरुष सहायक को देखा जिसकी नजरें लगातार कठोर होती जा रही थीं और अचानक समझ गया वो किसी और को बचाने के इस रोमांच का आनंद ले रही थी। जिस तरह से मैंने उस समय उसकी दयनीय स्थिति का आनंद लिया था, वो अब मेरे पतन का आनंद ले रही थी। बस बात इतनी थी कि वो मुझसे अधिक पाखंडी थी। उसे अपने ऊपर गर्मजोशी का चोगा ओढ़ना था। मैंने रूखेपन से मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ ठीक हूँ। सेराफिना के चेहरे की मुस्कान सख्त हो गई। लाइसेंडर, द्वेषवश जिद्दी मत बनो। मैं जानती हूँ कि तुम पहले कैसी जिंदगी जीते थे। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। मेरे लहजे में पहले से ही अधीरता आ गई थी। मैंने कहा, कोई जरूरत नहीं है। उसके पीछे खड़ा पुरुष सहायक तुरंत आगे बढ़ा। विचारपूर्वक उसकी बाह को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। सेराफिना ने भी स्वाभाविक रूप से अपना सिर घुमाया और उसे एक ऐसी मुस्कान दी जिसे केवल वे दोनों ही समझ सकते थे। ठीक इसी समय मैंने लापरवाही से अपना फोन उठाया और अपना भाव बदले बिना उनकी एक तस्वीर खींच ली। कोण बिल्कुल सही था। तस्वीर में पुरुष सहायक का हाथ लगभग उसकी कमर पर चिपका हुआ था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। इसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोचेगा कि यह केवल एक नियमित अधीनस्थ के लिए एक अभिव्यक्ति थी। मैंने उन पर अपना फोन लहराया और उन्हें अलविदा कह दिया। उसके बाद मैंने ऑनलाइन उसके पति के सार्वजनिक ईमेल को खोजने में 2.5 मिनट बिताए और उस तस्वीर को गुमनाम रूप से भेज दिया। ये सब करने के बाद मैंने तस्वीर और भेजे गए रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। मेरा मूड काफ़ी बेहतर हो गया था। मिरेल के साथ शांति से दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद मेरा मन धीरे धीरे शांत हो गया। काउंटर के सहारे झुककर मैं विचार कर रहा था कि इस 10 लाख का उपयोग कैसे किया जाए। उस पर लिखे नंबर स्पष्ट रूप से थोड़े चकाचौंध करने वाले थे। इतना पैसा देखे हुए मुझे कितना समय हो गया था। कम से कम अब हमारी जिंदगी इतनी तंग नहीं रहेगी। और वो नए उपकरण थे जिनका मिरेल हमेशा सपना देखती थी। जितना मैं इसके बारे में सोचता था उतना ही मैं खुश होता था। मुझे कभी नहीं लगा था कि 10 लाख इतने उपयोगी होते हैं। ठीक इसी समय दरवाजे पर विंड चाइम बजी। एक तेज लेकिन बनावटी कमजोर आवाज ने मेरे ख्यालों को तोड़ा। लाइसेंडर। मैं मुड़ा और एलारा को देखा। आज वाकई काफी जाने पहचाने चेहरे संरक्षण पेट्रोनाइज देने आ रहे थे। अगर मुझे सही याद है तो उसके बदनसीब पति जूलियन को मरे अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे, है ना? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं काउंटर के सहारे भावहीन होकर खड़ा रहा। उसने अपने होंठ काटे। उसकी पानी भरी आंखों में एक लहर उठी। उस हिचकिचाते हुए रूप ने मुझे मिचली महसूस कराई। एलारा की आवाज में शिकायत का पुट था। मैं तुम्हें देखना चाहती थी। एलारा परिवार की दूसरी बेटी। अब तुम कौन सा नाटक कर रही हो? मैं लगभग जोर से हंस पड़ा। उसकी आंखों के किनारे तुरंत लाल हो गए, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा दुख हुआ हो। लाइसेंडर, मैं जानती हूं कि मैं अतीत में बहुत मूर्ख थी और मैंने कई गलत काम किए। मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे जो चाहिए वो एक भावुक जोरदार प्यार है, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि मुझे वास्तव में बस एक स्थिर घर चाहिए। उसका लहजा ईमानदार था। उसकी आंखें गहरे स्नेह से भरी थीं। उसने अपना सिर उठाया। वे पानी भरी आंखें सीधे मुझे घूर रही थीं, स्नेह और यादों से भरी हुई। लाइसेंडर, चलो फिर से शुरू करते हैं। मैं तुम्हारी अभी की स्थिति जानती हूँ। मेरी बहन वाकई बहुत आगे निकल गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा भरण पोषण कर सकती हूँ। उसके लहजे में दया और दान का पुट था। हे भगवान, अभी भी एक बिगड़ी हुई महिला का वापस लौटना सोने से ज्यादा मूल्यवान है वाली रूटीन निभा रही थी। लेकिन गलत मत समझना, मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ शुरू ही कब किया था? मैंने अपनी आंखों को घुमाने की इच्छा को बलपूर्वक दबाया। मेरे विचार कुछ साल पीछे चले गए। उस पूर्व गरीब छात्र जूलियन के साथ उसकी शादी भव्य और मार्मिक थी। शादी में वह रोई और कहा कि वह उसके जीवन का प्रकाश है, वह खुशी जिसे वह किसी भी कीमत पर हासिल करेगी। उस समय मैं मंच से दूर खड़ा था। उस मूर्ख लड़के को देख रहा था जो पूरी तरह से पिघल चुका था और मेरे दिमाग में केवल एक ही विचार था, भाई तुम बर्बाद हो गए। निश्चित रूप से शादी के 2 साल से भी कम समय में एलारा ऊब गई थी। जब जुनून फीका पड़ गया और शादी दैनिक पीस में वापस आ गई तो वह स्वाभाविक रूप से इससे थक गई। फिर एक एकदम सही समय पर एक ग्रीन टी लड़का दिखाई दिया। सौभाग्य से वह गरीब लड़का पूरी तरह से कायर लूजर नहीं था। उसने एलारा के खिलाफ सबूत रखे अपनी गरिमा के लिए लड़ना चाहता था। फिर वो मर गया। दुनिया में ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? इसके पीछे शायद फिर से मेरी पूर्व भाभी इसोल्डे का ही हाथ था। अपने विचारों को वापस खींचते हुए मैंने एलारा को देखा, जो अभी भी मेरे सामने अपने गहरे स्नेह का नाटक कर रही थी। मेरे मुंह की मुस्कान बड़ी और बड़ी होती जा रही थी।
एलारा, क्या तुम्हें लगता है कि सभी पुरुष बेवकूफ हैं? उसके चेहरे के भाव जम गए। मैं इत्मीनान से बोला, तुम्हारे पति का अंतिम संस्कार बहुत भव्य तरीके से किया गया था। मैंने खबर देखी। तुम दिल दहला देने वाले तरीके से रोई थी। इसने वास्तव में सुनने वालों को दुखी किया और देखने वालों को रुला दिया। बस अफसोस की बात है, काश मैंने उस रात एक होटल के प्रवेश द्वार पर बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखने वाली किसी लड़की को एक खूबसूरत लड़के के साथ लिफ्ट में जाते हुए न देखा होता। एलारा के चेहरे से रंग पूरी तरह से उड़ गया। ओह, सही कहा, वो खूबसूरत लड़का भी एक इमारत से कूदने से पहले ज्यादा देर तक आत्मसंतुष्ट नहीं रह सका। एलारा, क्या तुम थकी नहीं हो? मैं आगे बढ़ा, सीधे उसकी कांपती पुतलियों में घूरते हुए। हर दिन मुखौटा पहनना और अभिनय करना, क्या तुम्हें घिन नहीं आती? उसे मेरे द्वारा बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। अंततः वह दरवाजे की चौखट से टकरा गई। उसका पूरा शरीर शरद ऋतु की हवा में एक पत्ते की तरह कांप रहा था। उसका भयंकर लेकिन कायरतापूर्ण पलटवार हवा निकलते हुए टायर की तरह कमजोर लग रहा था। मैं अब उसके साथ बकवास करने के लिए परेशान नहीं हो सकता था। मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मुझसे बदला लेगी। एक महिला जो एक पवित्र माँ की भूमिका निभाने में इतनी गहराई से डूबी हुई थी, वह खुद को संयम खोने और अपमानित क्रोध में बदला लेने की अनुमति कभी नहीं देगी। उसका दिखावा उसकी जान से ज्यादा अहम था। उसने वो मुखौटा बहुत लंबे समय से पहन रखा था। वह पहले ही उसके चेहरे पर चिपक गया था और उसे उखाड़ा नहीं जा सकता था। तुम जा सकती हो। वह ऐसी लग रही थी जैसे उसे क्षमादान मिल गया हो। लड़खड़ाते हुए और भागते हुए बाहर निकल गई। उसकी पीठ पूरी तरह से दयनीय लग रही थी। दुकान अंततः शांति में लौट आई। वह मेरे पास आई, मुझे एक कटोरा दिया। उसकी आंखें पूछ रही थीं कि क्या हुआ था। मैंने सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि कुछ भी गलत नहीं था। मिरेल ने सांकेतिक भाषा में इशारा किया। उसके भाव चिंतित थे। लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे हो। मैंने उसकी साफ आंखों में देखा, मुस्कुराया और कटोरे को नीचे रखे बिना कुछ हद तक जंग लगी सांकेतिक भाषा का उपयोग करके उत्तर दिया, मैं बहुत अच्छा हूं। वह समझ गई और उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान खिल उठी। बाहर डिस्प्ले विंडो से धूप अंदर आ रही थी, हम पर पड़ रही थी, गर्म और आरामदायक। उस दिन के बाद मैंने उन मंडली के मामलों पर ध्यान देना बंद कर दिया। मैंने भी उनसे पूरी तरह से नाता तोड़ लिया। अब मैं बस मिरेल के साथ अच्छी तरह से रहना चाहता था, इस छोटी सी दुकान को चलाना और अपने दिन शांति से बिताना चाहता था। हर सुबह 5 बजे मैं उससे आधा घंटा पहले उठता और किण्वन फर्मेंटेशन के लिए ब्रेड का पहला बैच तैयार करने के लिए सबसे पहले नीचे जाता। जब तक वो नींद से भरी आंखों से नीचे आती, रसोई पहले ही गेहूं की सुगंध से भर चुकी होती और गर्म पानी उबल चुका होता। वो हमेशा मुझे पहले सुप्रभात का इशारा करती, फिर कुशलता से अपना एप्रन बांधती और दिन की मिठाइयां तैयार करना शुरू कर देती। हम शायद ही कभी बात करते थे, लेकिन हमारा समन्वय कोऑर्डिनेशन तेजी से निर्बाध होता गया। कभी कभी जब व्यस्तता होती तो वो चिंता से बहुत पसीना बहाती और मैं उसे बर्फ के पानी का एक गिलास थमा देता। जब वो पानी का गिलास लेती तो उसकी उंगलियां कभी कभी मेरे हाथ के पिछले हिस्से से टकराती, ठंडी और मुलायम। मैंने उसकी सभी आदतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने भी अब सावधानी से मेरे विचारों का अनुमान लगाना बंद कर दिया था। जीवन बहुत परिपूर्ण था। दिन के दौरान हम मिलकर दुकान का प्रबंधन करते। रात में वह मुझे अधिक जटिल मिठाइयां बनाना सिखाती। कभी कभी हम कागज और कलम का उपयोग किए बिना पूरी शाम चैट कर सकते थे। इस मौन समझ ने मुझे सुरक्षित महसूस कराया। मैं एक सवाल पर गंभीरता से विचार करने लगा। मैं उससे शादी करना चाहता था। मैं प्यार में विश्वास नहीं करता था, लेकिन मुझे यह विश्वास होने लगा था कि कुछ लोग बस स्वाभाविक रूप से एक साथ रहने के लिए बने होते हैं। मैं बस विशुद्ध रूप से उसके साथ हमेशा ऐसे ही चलते रहना चाहता था। 3 महीने बाद मैंने उसके सामने अपनी भावनाओं को कबूल किया। सटीक होने के लिए मैंने उसे प्रपोज किया। उस दिन उसका जन्मदिन था। मैंने उसे बताए बिना चुपके से दुकान में एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया। जब वो रात को नीचे आई तो पूरी दुकान मोमबत्तियों से जगमगा रही थी। वो सीढ़ियों के ऊपर अपना मुंह ढककर खाली खड़ी रही। मैं उसके पास गया, एक घुटने के बल बैठा और एक हीरे की अंगूठी निकाली। मुझे नहीं पता था कि वे सुंदर शब्द कैसे कहे जाते हैं, न ही मैं शाश्वत प्रेम की कस्मों में विश्वास करता था। क्या तुम करोगी? वो रोने लगी। टूटे हुए मोतियों की तरह एक एक करके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। उसने जोर जोर से सिर हिलाया, फिर अपना हाथ बढ़ाया। मुझे उसे अंगूठी पहनाने दी। अंगूठी थोड़ी बड़ी थी, उसके हाथ बहुत पतले थे, लेकिन उसने कसकर मुट्ठी बांध ली। इसे गिरने नहीं दिया। मैंने उसे गले लगाया, उसके बालों पर हल्की खुशबू सूंघी। उस पल मुझे अचानक लगा कि मेरे जीवन के पहले 20 साल उस सबसे मिलने की तैयारी में ही बीते थे। हमारी शादी बहुत साधारण थी, पैमाना बहुत बड़ा नहीं था। हमने केवल सड़क के पड़ोसियों और कुछ सहपाठियों और दोस्तों को आमंत्रित किया, जिनके साथ हमारे संबंध अभी भी अच्छे थे। मैं चेहरा बचाने वाले किसी प्रोजेक्ट, फेस सेविंग प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं बस मिरेल को एक अच्छी शादी देना चाहता था। शादी से एक दिन पहले मैं खुद को तैयार करने के लिए नाई की दुकान पर गया और एक अच्छा सूट खरीदा। मिरेल की शादी की पोशाक, वेडिंग ड्रेस, वो थी जिसे हमने एक साथ चुना था। जब उसने इसे आजमाया तो वो पूरी तरह से चमक रही थी। मैं फिटिंग रूम के बाहर खड़ा था। मिरेल की दादी काफी ठीक हो गई थी और व्हील चेयर में हमारी शादी में आई थी। बूढ़ी औरत ने मेरा हाथ पकड़ा और कमजोर आवाज में कहा, हमारी मिरेल की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो मेरी देखभाल कर रही थी। अंगूठियों के आदान प्रदान के दौरान
मिरेल के हाथ कांप रहे थे। मैंने उसके हाथ पकड़े और उसके कान में एक वाक्य फुसफुसाया, घबराओ मत, ये सिर्फ एक औपचारिकता है। वो जोर से हंस पड़ी। तनाव तुरंत गायब हो गया। मिस्टर लाइसेंडर, क्या आप मिस मिरेल को अपनी विवाहित पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? अमीरी में, गरीबी में, उसकी रक्षा करने के लिए? मैं करता हूं। मिस मिरेल, क्या आप मिस्टर लाइसेंडर को अपने विवाहित पति के रूप में स्वीकार करती हैं? अमीरी में, गरीबी में, बीमारी और स्वास्थ्य में, उन्हें प्यार और सम्मान देने के लिए। मिरेल बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने भारी सिर हिलाया, फिर सांकेतिक भाषा में इशारा किया। अधिकारी ऑफिशिएंट थोड़ा स्तब्ध था, नहीं जानता था कि क्या करना है। मैं मुस्कुराया और उसके लिए अनुवाद किया। वो कहती है कि वो करती है। दर्शकों में से गर्मजोशी से तालियां बजीं। चुंबन किसिंग के खंड के दौरान वो थोड़ी शर्मीली थी। उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो गया था। मैंने धीरे से उसके होठों को चूमा, बहुत बहुत हल्के से, जैसे उसे चोट पहुंचाने का डर हो। फिर मैंने उसके कान के पास दबाया और कहा, श्रीमती लाइसेंडर, नमस्ते, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। वो मेरी बाहों में थी, इतनी जोर से हंस रही थी कि उसके कंधे हिल रहे थे। सहपाठी भी टोस्ट और बधाई देने आए। एक पूर्व रूममेट जिसके साथ मेरे अच्छे संबंध थे, उसने कहा, लाइसेंडर, तुम बदल गए हो। अतीत में तुम्हारा रवैया हमेशा किसी बात की परवाह न करने वाला होता था। अब तुम एक सामान्य इंसान जैसे लगते हो। मैंने मिरेल को देखा, जो वर्तमान में अपनी दादी के साथ संवाद कर रही थी, और मुस्कुराया। शायद ये इसलिए है क्योंकि मेरे पास अब कोई ऐसा है जिसकी मुझे परवाह है। शादी के बाद हम ऊपर अपने घर लौट आए। सब कुछ वैसा ही था, बस शादी के कुछ अतिरिक्त फूलों और उपहारों के साथ। मिरेल ने अपनी शादी की पोशाक को अपने सामान्य लाउंज वियर में बदल दिया और रसोई में मेरे लिए आधी रात का नाश्ता पकाया। मैं रसोई के दरवाजे पर खड़ा था, उसकी व्यस्त आकृति को देख रहा था और अचानक बहुत संतुष्ट महसूस किया। यही वो जीवन था जो मैं चाहता था। दो लोग बस सादगी से जी रहे हैं। वो आधी रात का नाश्ता लिए हुए आई। मुझे खोया हुआ देखकर उसने मेरे चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाया। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। वह फिर से शर्मा गई, मुझे निंदात्मक तरीके से मारते हुए। फिर उसने अपनी नोटबुक में लिखा, लाइसेंडर, हमारी शादी हो चुकी है। क्या तुम्हें पछतावा है? मैंने सिर हिलाया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुम्हारे बारे में क्या? मुझे भी कोई पछतावा नहीं है। ये बस थोड़ा अवास्तविक लगता है, एक सपने जैसा। मैंने हाथ बढ़ाया और उसका गाल खींचा। क्या इसमें दर्द होता है? उसने अपना चेहरा ढक लिया और मुझे घूर कर देखा। फिर नोटबुक में लिखा, ये कोई सपना नहीं है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब मिरेल ने वे 3 शब्द लिखे तो उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। मध्यम पीली रोशनी के तहत उसकी पलकें बारिश से भीगी तितली के पंखों की तरह थीं। मैं शब्दों की उस पंक्ति को घूरता रहा। मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने जोर से प्रहार किया हो। यह मेरी युवावस्था में किसी स्कूल की सुंदरी के कबूलनामे की दिल दहला देने वाली सनसनी नहीं थी, न ही यह पैसे फेंकने का घमंड और संतुष्टि थी। यह एक सघन हल्का दर्द था जो अभूतपूर्व सुरक्षा की भावना में लिपटा हुआ था। मैंने उसके हाथ से पेन खींचा, नोटबुक बंद की और जानबूझकर एक सख्त चेहरा बनाया। श्रीमती लाइसेंडर, इतनी देर रात यह लिखना, क्या तुम मेरी नींद हराम करने की कोशिश कर रही हो? उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। उसका चेहरा लाल हो गया था, भद्दे तरीके से इशारा करते हुए। यह सच है, मैं इसे जानती हूं। उस पल मैंने आह भरी, हाथ बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अपनी ठुड्डी को उसके सिर के नरम ताज के खिलाफ टिका दिया। मेरी बाहों में मौजूद व्यक्ति शांत हो गया। उसकी सांसें मेरी गर्दन के किनारे को धीरे से छू रही थीं। उस पल मुझे अचानक लगा, क्या इसोल्डे परिवार की दौलत, क्या इसोल्डे, क्या सेराफिना? मेरे पास इस समय जो कुछ भी था वह पिछले 20 कुछ वर्षों के संयुक्त मूल्य से अधिक था। लेकिन किस्मत एक ऐसी चीज थी जो आपको ठीक उसी समय गिराने में माहिर थी जब आप खुश महसूस करते थे। शादी के बाद के दिन ओवन में फूलती हुई ब्रेड की तरह थे, गर्म और संतुष्टिदायक। हम आटा गूंथने के लिए सुबह 4 बजे उठते। 6 बजे क्रोइसैन का पहला बैच ओवन से बाहर आता, कमरे को खुशबू से भर देता। मिरेल ने मुझे पाइपिंग सिखाई। मैं अनाड़ी था, क्रीम को मथ कर गंदगी बना देता था। वो पागल नहीं होती, मेरा हाथ पकड़ती और मुझे थोड़ा थोड़ा करके सुधारती। दोपहर में जब ग्राहक कम होते तो वो काउंटर पर झुककर झपकी लेती। कांच की खिड़की से धूप उसके चेहरे पर खंडित रोशनी के धब्बे डालती। मैं अक्सर उसके सोते हुए चेहरे को देखते हुए खुद को खो देता। ये लड़की इतनी साफ कैसे हो सकती है, जैसे कि वो इस कीचड़ जैसी दुनिया से कभी प्रदूषित ही न हुई हो। लेकिन कीचड़ हमेशा छलक ही जाता है। एक बारिश की रात जब दुकान बंद होने वाली थी, कुछ नशे में धुत आदमियों ने कांच का दरवाजा तोड़ दिया। नेता ब्रॉन्सन नाम का एक स्थानीय गुंडा था जो पहले प्रोटेक्शन मनी वसूलने आया था और मैंने उसे झाड़ू लेकर खदेड़ दिया था। इस समय शराब की बदबू मारते हुए उसने दरवाजे पर रखे गमले वाले पौधे को लात मारी। उसका लहजा अहंकारी था। गूंगी लड़की, बाहर निकल। मिरेल खातों का मिलान कर रही थी। आवाज से चौंक कर उसने अवचेतन रूप से मुझे देखा। मैंने उसे अपने पीछे धकेल दिया और एक बेलन रोलिंग पिन पकड़ लिया। परेशानी ढूंढ रहे हो? ब्रॉन्सन मुस्कुराया, पीले दांतों का मुंह दिखाते हुए। यंग मास्टर लाइसेंडर, क्या आपको सच में लगता है कि आप अभी भी कोई हैं? सुना है आपने एक गूंगी लड़की से शादी कर ली है। एक भाई शादी की शराब का एक प्याला मांगने आया है।
उसके पीछे खड़े गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी नजरें मिरेल पर टिकी थी, जिससे मिचली आ रही थी। मैंने बेलन को कसकर पकड़ लिया। मेरे पोर सफेद हो गए। बाहर निकल जाओ। ओह, इसे बहुत कसकर बचा रहे हो। यह कहते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया। शराब की गंध मेरे चेहरे पर स्प्रे हो रही थी। क्या ये दुकान खुली नहीं रखना चाहते? अचानक मिरेल मेरे पीछे से बाहर निकली। उसके हाथों में ताजे पके हुए कुकीज का एक डिब्बा था। वो एक मुस्कान निखारने की कोशिश कर रही थी और उसने उन्हें इशारा किया। इसका मतलब उन्हें खाने के लिए आमंत्रित करना था। उस पल मेरे दिल में ऐसा लगा जैसे सुइयां चुभ रही हों। ये मूर्ख हमेशा सोचती थी कि सद्भावना द्वेष को खत्म कर सकती है। ब्रॉन्सन ने कागज के डिब्बे को थप्पड़ मारकर गिरा दिया। ये बकवास कौन खाता है? कुकीज पूरे फर्श पर बिखर गईं। उसने मिरेल की कलाई पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं पूरी तरह से फट पड़ा। मैंने बेलन सीधा उस पर दे मारा। उस अराजकता में मुझे नहीं पता कि मैंने कितने मुक्के और लात खाए। मुझे केवल इतना याद है कि मैंने मिरेल को काउंटर के कोने में कसकर ढाल बनाया था। दूर से पास पुलिस सायरन बजने लगे। गुंडे घबराहट में तितर बितर हो गए। मिरेल ने कांपते हाथों से मेरे मुंह के कोने पर लगे खून को छुआ। बड़े बड़े आंसू गिर रहे थे, फिर भी एक भी आवाज निकालने में असमर्थ थी। मैंने अपना चेहरा पोंछा और एक मुस्कान के लिए मजबूर किया। तुम किस लिए रो रही हो? तुम्हारा आदमी अभी मरा नहीं है। वो और भी जोर से रोने लगी। एक डरे हुए छोटे जानवर की तरह मेरी बाहों में सिकुड़ गई। उस रात उसने मेरी बाह पकड़ ली और पूरी रात सोई। जरा सी हरकत पर वो झटके से जाग जाती। मैंने उसकी आंखों के नीचे के काले घेरों को देखा। मेरे दिल में एक भयानक आफ्टर फियर उमड़ पड़ा। अगर मैंने आज उसकी रक्षा नहीं की होती तो क्या होता? अगले दिन मैंने पिस्सू बाजार फ्ली मार्केट से एक ठोस स्टील की रॉड खरीदी और उसे काउंटर के नीचे रख दिया। मिरेल ने इसे देखा और मुझ पर जोर जोर से सिर हिलाया। मैंने स्टील रॉड थपथपाई और उसे इशारा किया, आत्मरक्षा के लिए। इसका उपयोग न करना ही सबसे अच्छा है। उसने अपनी आंखें नीची कर लीं और नोटबुक में लिखा, मुझे डर है कि तुम्हें चोट लग जाएगी, तो मुझे और भी डर है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। मैंने उसके बाल सहलाए। मिरेल, तुम ही एक हो जो अब मेरे पास बची है। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें नम थीं और अंततः धीरे से सिर हिलाया। शांतिपूर्ण दिन ज्यादा दिन नहीं चले कि एलारा फिर से भूतिया रूप में प्रकट हुई। इस बार उसने दुकान में प्रवेश नहीं किया, बल्कि एक आकर्षक लाल स्पोर्ट्स कार चलाई और उसे सड़क के किनारे पार्क किया। धूप के चश्मे सनग्लासेस ने उसका आधा चेहरा ढक रखा था। जब उसने अपनी उंगली से मुझे बुलाया, मैं सफेद आटे में ढका हुआ था और उसके साथ उलझने की जहमत नहीं उठाई। बस बाहर निकला और कार के दरवाजे के सहारे झुक गया। क्या बात है? क्या तुम्हारी पत्नी को पता है कि तुमने सेराफिना की मदद कैसे की थी? लहजे में उकसावा था। मेरा हाथ फिसल गया और आटे का एक थैला भारी रूप से जमीन पर गिर गया, जिससे सफेद धूल का एक बादल उठ गया। शोर सुनकर मिरेल दुकान से बाहर भाग कर आई। हमें भ्रम में देख रही थी। एलारा ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया। उसकी नजर मिरेल पर गई, जिसमें बिना किसी छिपी हुई दया थी। इतनी दयनीय, तुम्हारे जैसे कचरे के टुकड़े के पीछे पड़ी है, जिसकी शादी भी जर्जर थी। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। नसें फड़क रही थीं। एलारा, चुप रहो। क्या क्या तुम डर रहे हो? तुम उस समय ऐसे नहीं थे। जब स्कूल की सुंदरी ने तुमसे भीख मांगी तो क्या तुम्हें दान देने के रोमांच का आनंद नहीं आया? अब तुम इतने गहरे स्नेह का दिखावा क्यों कर रहे हो? मिरेल एलारा के शब्दों को नहीं समझ सकती थी, लेकिन वो तनावपूर्ण माहौल को महसूस कर सकती थी। उसने धीरे से मेरे कपड़ों का कोना खींचा। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। मैंने एक गहरी सांस ली, गुस्से को दबाते हुए। मैं मिरेल की ओर मुड़ा और इशारा किया, कुछ नहीं है, तुम पहले अंदर जाओ। मिरेल झिझकी, हिल नहीं रही थी। अचानक एलारा ने अपने फोन से जोर से एक वॉइस रिकॉर्डिंग बजाई। ये उस समय के छोटे से जंगल में सेराफिना की रोती हुई आवाज थी। मैं तुम्हें अपना ये दिल, अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, बस तुम मुझसे एक वादा करो। मैं कोई दानवीर नहीं हूं। मिरेल का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने मुझे देखा, फिर एलारा को। उसके होंठ उत्तेजना से कांप रहे थे, लेकिन वो कोई आवाज नहीं कर सकी। एलारा ने संतुष्टि से अपना फोन रख लिया। छोटी बहन, क्या तुम्हें लगा कि वो कोई अच्छा इंसान है? उसने दूसरों की दयनीय स्थिति का आनंद लेने के लिए ही सेराफिना की मदद की थी। तुम बकवास कर रही हो। तुम्हारी मदद करना भी शायद बस एक सनक थी। मैंने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। फोन छीनने के लिए आगे दौड़ा। एलारा चीखी, कार में छिप गई और दरवाजों को कसकर लॉक कर दिया। स्पोर्ट्स कार तेजी से दूर चली गई। धूल भरी हवा में केवल मुझे और मिरेल को खड़ा छोड़ गई। उसने अपना सिर नीचे रखा था। उसके कंधे थोड़े कांप रहे थे। मैं उसे छूना चाहता था, लेकिन वो अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गई। वो पीछे हटना मेरे दिल में चाकू घोंपने जैसा था। रात को बंद करने के बाद अटारी में माहौल दमनकारी था। मिरेल मेरी ओर पीठ किए हुए थी, बिस्तर लगा रही थी। उसने कभी मेरी ओर नहीं देखा। मैंने जबरदस्ती उसके कंधे मोड़े, उसे मेरा सामना करने के लिए मजबूर किया। क्या तुम उसकी बातों पर विश्वास करती हो? मिरेल ने अपना होंठ काटा। उसकी आंखों में आंसू घूम रहे थे और नोटबुक में लिखा, क्या उसने जो कहा वो सच है? हाँ, लेकिन नहीं भी। मैंने अपना चेहरा पोंछा और ये पूरी कहानी सुनाई कि कैसे मैंने सेराफिना को मना कर दिया और मूल रूप से और पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट स्थापित किया। मिरेल, मैं मानता हूं कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन तुम्हारे प्रति मैंने कभी दान देने के बारे में नहीं सोचा। वो बहुत देर तक चुप रही, इतनी देर तक कि मुझे लगा कि वो अब मुझसे दोबारा बात नहीं करेगी। अंततः
उसने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे इशारा किया। मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? डर है कि एक दिन तुम्हें लगेगा कि मैं उबाऊ हूं और तुम मुझे नहीं चाहोगे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा दिल सिकुड़ गया और मैंने उसे कसकर अपने आलिंगन में खींच लिया। हम एक दूसरे को पकड़कर सोए, दो घायल जानवरों की तरह जो एक दूसरे के घावों को चाट रहे थे। लेकिन एलारा के शब्द मिरेल के दिल में बोए गए कांटे की तरह थे। वह संवेदनशील हो गई। अगर मैं 10 मिनट भी देर से लौटता तो वो बेचैन हो जाती। अगर कोई महिला ग्राहक मुझसे थोड़ी और बातचीत करती तो वह चुपचाप दूर चली जाती। मैंने इस पर गौर किया, लेकिन ये नहीं पता था कि इसे कैसे सुलझाया जाए, जब तक कि एक देर रात मैं उठा और अपने बगल की जगह खाली पाई। मिरेल बालकनी के कोने में सिकुड़ी हुई थी, चांदनी के नीचे चुपचाप रो रही थी। मैं पास गया और उसे पीछे से गले लगा लिया। उसका शरीर अकड़ गया, फिर वो मुड़ी, अपना चेहरा मेरी छाती में छिपा लिया। मिरेल, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने अपने पिता, अपनी माँ के बारे में बात की। मैंने अपने भाई और इसोल्डे के बारे में बात की। मैंने उस परिवार के आकर्षक बाहरी हिस्से के नीचे की सड़न के बारे में बात की। मैं पहले भावनाओं में विश्वास नहीं करता था, यह सोचकर कि सब कुछ हितों का आदान प्रदान है। लेकिन तुम अलग हो। तुम मुझे यह महसूस कराती हो कि जीवित रहने में अभी भी कुछ मानवीय स्वाद, ह्यूमन फ्लेवर बरकरार रह सकता है। चांदनी के नीचे उसकी आंखें पानी में भीगे काले ऑब्सीडियन की तरह थीं। उसने हाथ बढ़ाया, मेरी भौहों, आंखों और मेरी नाक के पुल को थोड़ा थोड़ा करके छुआ। अंततः मेरे होठों पर रुकते हुए वह झुकी और मुझे बहुत बहुत हल्के से चूमा। यह एक पवित्र चुंबन था जो किसी भी वासना से अछूता था, हथेली पर गिरने वाली पहली बर्फ की तरह। मैं जम गया। फिर मैंने उसे जवाब दिया। उस चुंबन में कुछ चुपचाप पिघल गया। एलारा द्वारा लगाया गया कांटा चुपचाप निकाल लिया गया था। जीवन फिर से शांत हो गया, लेकिन संकट हमेशा परछाइयों में छिपा रहता है। एक दोपहर दुकान पर एक अनचाहा मेहमान आया, इसोल्डे। 5 साल बीत चुके थे। वो अधिक सूजी हुई लग रही थी। उसका कस्टम मेड सूट तंग बेकरी के साथ पूरी तरह से बेमेल था। वह अंगरक्षक नहीं लाई थी, अकेली आई थी। जब उसकी नज़र मिरेल पर पड़ी तो उसमें एक जांचने वाली ठंडक थी। क्या यही वो जीवन है जिसे तुमने चुना है? इस तरह की जगह पर रहना, एक गूंगी के साथ घर घर खेलना? मैंने मिरेल को अपने पीछे सुरक्षित कर लिया। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। ये कहते हुए उसने एक कुर्सी ढूंढी और अपनी मर्जी से बैठ गई। लाइसेंडर, तुम अभी भी बहुत बचकाने हो। मिरेल ने अचानक मेरी बांह कसकर पकड़ ली। इसोल्डे ने इत्मीनान से अपना हैंडबैग खोला, एक पीली पड़ चुकी तस्वीर निकाली और उसे खिसका दिया। तस्वीर में एक युवा जोड़ा दिख रहा था। आदमी की भौहें और आंखें कुछ हद तक मिरेल के जैसी लग रही थीं। महिला ने अपनी बाहों में एक बच्चा ले रखा था। तुम्हारी दादी ने तुम्हें नहीं बताया है ना? तुम्हारे माता पिता की मौत बीमारी से नहीं हुई थी। ये एक कार दुर्घटना थी। जिस व्यक्ति ने उन्हें टक्कर मारी और मार डाला उसका नाम थैडियस था। लाइसेंडर, ये तुम्हारे पिता थे जो नशे में गाड़ी चला रहे थे। हवा तुरंत जम गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। मिरेल मरे हुए इंसान की तरह तस्वीर को घूर रही थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था। आश्चर्य हुआ। इसोल्डे खड़ी हुई, हमें एक प्रभावशाली ऊंचाई से नीचे देख रही थी। लाइसेंडर, तुम्हारे पिता ने उसके माता पिता को मार डाला, फिर भी अब तुम गहरे स्नेह का दिखावा करते हो और उससे शादी करते हो। ये सच में कितना विडंबनापूर्ण आयरॉनिक है। चुप रहो, मैं गर्जा। मेरी आवाज जोर से कांप रही थी। इसोल्डे नीचे झुकी, मिरेल के कान के करीब झुकते हुए और सांसों भरी आवाज में फुसफुसाई, छोटी बहन, क्या तुम्हें लगता है कि वो अपराध बोध से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है? यह कहने के बाद वो मुड़ी और चली गई, जैसे कि वो कभी दिखाई ही नहीं दी थी। पीछे एक नरक जैसी, मौत जैसी चुप्पी छोड़ गई। मिरेल पूरी तरह से गतिहीन रही, जैसे उसकी आत्मा बाहर खींच ली गई हो। मैंने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो करंट लगने की तरह पीछे उछल गई। उसकी आंखें खोखली और अपरिचित थीं। मिरेल, मेरी सफाई सुनो। मुझे नहीं पता था। मिरेल ने हिंसक रूप से मुझे दूर धकेल दिया, ऊपर भागी और अटारी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसे ताला लगा दिया। मैंने उसका पीछा किया। हताश होकर दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे की दरार के नीचे से एक कागज का टुकड़ा खिसकाया गया। उस पर केवल कुछ कांपते हुए शब्द थे, मुझे थोड़ी देर शांत रहने दो। उस रात मैं सुबह तक दरवाजे के बाहर बैठा रहा। कमरे से कभी कोई आवाज नहीं आई, लेकिन मुझे पता था कि वो भी नहीं सोई है। न खाना न पीना। इसोल्डे जो बम पीछे छोड़ गई थी, उसने लगभग पूरी तरह से उस छोटी सी दुनिया को नष्ट कर दिया जिसे हमने अभी बनाया था। कुछ दिनों तक मिरेल ने खुद को अटारी में बंद रखा। मैं एक फंसे हुए जानवर की तरह था। तंग दुकान में आगे पीछे चल रहा था। आटे के थैले पूरे फर्श पर बिखरे पड़े थे। बेकिंग ट्रेज में अभी भी कुछ दिन पहले की जली हुई कुकीज रखी थी। हवा हताश, किण्वन, डेस्परेट फर्मेंटेशन की खट्टी गंध से भर गई थी। मैं उस पतले दरवाजे के पैनल को तोड़कर खोलने के लिए अनगिनत बार ऊपर भागना चाहता था, लेकिन हर बार जब मैं दरवाजे की दरार के नीचे से खिसक कर आए और भी अधिक घसीटे हुए स्क्रिबल्ड नोट्स देखता तो मेरा बढ़ा हुआ हाथ बेजान होकर गिर जाता। मुझे डर था कि मेरा नजदीक जाना उसे कुचलने वाला आखिरी तिनका बन जाएगा। बेबसी की यह भावना उस समय से भी गहरी थी जब मैंने अपने परिवार के पतन का सामना किया था। उस समय मैं कम से कम नाराज हो सकता था, मैं गाली दे सकता था, मैं अपना सामान ले सकता था और दूर जा सकता था। लेकिन अब
मुझे नाराज होने का अधिकार भी नहीं था। मेरी नसों में अपराधी का खून बह रहा था। इसोल्डे ने सटीक रूप से मेरी सबसे कमजोर रक्षा रेखा को खोज लिया था और उसे एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया था। 5वें दिन की देर रात एक छोटे जानवर के कराहने जैसी दबी हुई मफल्ड आवाज अटारी से आई। तुरंत बाद फर्श पर किसी भारी वस्तु के टकराने की हल्की आवाज आई। मेरा दिल रुक गया। किसी और चीज की परवाह किए बिना मैंने स्पेयर की का उपयोग करके दरवाजा तोड़ दिया। मिरेल बिस्तर के पास गिरी हुई थी। उसका चेहरा पीला अशन था, होंठ फटे हुए थे। उसके हाथ के पास पानी का एक गिरा हुआ गिलास था। वो पानी पीना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी। बिना खाए पिए कई दिनों तक उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। मैं दौड़ा और उसे उठा लिया। वो पंख की तरह हल्की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल बिखरने वाली हो। मैंने उसके चेहरे को थपथपाया। मिरेल! मेरी आवाज भयानक रूप से कांप रही थी। उसकी पलकें फड़फड़ाईं। धीरे धीरे एक दरार खोली। उसकी खोखली नजर मेरे चेहरे पर पड़ी। फोकस से बाहर। उस पल मैं वास्तव में डर गया था कि वो बस ऐसे ही गुजर जाएगी। इस बात का डर कि मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका भी नहीं मिलेगा। एक पागल आदमी की तरह मैं नीचे दौड़ा, कुछ दलिया गर्म किया, उसे गर्म पानी में मिलाया और थोड़ा थोड़ा करके उसके होंठ खोले। सावधानी से एक छोटे चम्मच से उसे खिलाया। उसने यंत्रवत निगल लिया। उसकी नजर अभी भी बिखरी हुई थी। उसे आधा कटोरा दलिया खिलाने के बाद मैंने गर्म पानी लिया और उसके थके हुए चेहरे और बर्फ जैसे ठंडे हाथों और पैरों को धीरे से पोंछने के लिए एक तौलिए का इस्तेमाल किया। पूरी प्रक्रिया के दौरान वह एक गुड़िया डॉल की तरह थी। मुझे उसे नियंत्रित करने दे रही थी। केवल आंखों के कोने से कभी कभी फिसलने वाले आंसू साबित करते थे कि वह अभी भी जिंदा थी। मैंने उसे वापस कंबल के नीचे कर दिया और पूरे कपड़ों में उसके बगल में लेट गया। कंबल के पार से उसे कसकर गले लगा लिया। मेरी सोने की हिम्मत नहीं हुई। इस बात से डरा हुआ था कि जिस पल मैंने आंखें बंद की वह गायब हो जाएगी। मिरेल, मैंने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। मेरी आवाज गंभीर रूप से भारी थी। नहीं जानता था कि वो सुन सकती है या नहीं। तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, तुम मुझे दोष दे सकती हो जो तुम चाहो, लेकिन तुम मर नहीं सकती। अगर तुम मर गई तो मैं क्या करूंगा? मैंने लाइसेंडर 20 साल से अधिक समय तक जीवन जिया है और बहुत सारे कमीनेपन वाले काम किए हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। मैं अपने पिताजी द्वारा किए गए पापों को स्वीकार करता हूं। यदि तुम्हें लगता है कि मुझसे नफरत करने से तुम्हें बेहतर महसूस होता है तो नफरत करो। ये कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने दिल के पास दबा लिया। लेकिन तुम मुझे और खुद को इस तरह से सजा नहीं दे सकती। तुम्हारी दादी ने अपनी जिंदगी देकर तुम्हें पाला। ये इसलिए नहीं था कि तुम इसे इस तरह खत्म कर दो। क्या तुम्हें अभी भी वो क्रोइसैन याद है जो तुमने मुझे दिया था? वो मेरे द्वारा खाई गई अब तक की सबसे कड़वी और फिर भी सबसे मीठी चीज थी। कड़वी क्योंकि मैं बेसहारा था, मीठी क्योंकि तुम थी। इस दुकान का नाम ग्लिमर है। तुमने इसे रोशन किया। अगर तुम चली गई तो ये रोशनी बुझ जाएगी और मेरी दुनिया सच में पूरी तरह से काली हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बोला, जब तक कि मेरा गला सूख नहीं गया और दर्द नहीं होने लगा। मेरी बाहों में शरीर अभी भी सख्त था, लेकिन उसकी सांसें थोड़ी स्थिर लग रही थीं। जब अगले दिन भोर हुई, मैं उठने और उसके लिए कुछ खाने को बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरी आस्तीन धीरे से एक बर्फ से ठंडे हाथ से फंसी। मैंने अचानक अपना सिर घुमाया और उसकी नजर से मिला। हालांकि अभी भी लाल और सूजी हुई थी, उन आंखों में रोशनी की एक हल्की सी लकीर थी। उसने मुझे देखा। उसके होंठ बिना किसी आवाज के हिले, लेकिन मुंह के आकार ने अस्पष्ट रूप से पानी बनाया। मैं पानी डालने के लिए लगभग रेंगता और लड़खड़ाता रहा। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैंने आधा पानी गिरा दिया। उसे कुछ घूंट पीने का सहारा देने के बाद वह मेरे आलिंगन में झुक गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंख के कोने से एक और आंसू फिसल गया, लेकिन इस बार यह निराशा की मौत जैसी शांति नहीं थी, बल्कि इसमें एक नाजुक थकान, फ्रेजाइल एग्जॉस्शन थी। उसने मुझे पास आने दिया। इस एहसास ने मुझे खुशी से लगभग रुला दिया। उसके बाद के दिन धीमी और कठिन रिकवरी वाले थे। मिरेल का शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन उसके दिल का आघात, ट्रॉमा अभी भी ठीक नहीं हुआ था। वो असामान्य रूप से शांत हो गई, पहले से भी अधिक शांत। वो अभी भी मेरे साथ दुकान का प्रबंधन करती थी, लेकिन उसकी हरकतें धीमी थीं। अक्सर आटा गूंथने वाले कटोरे को घूरती रहती। रात में वो अभी भी झटके से जाग जाती, ठंडे पसीने में लथपथ। उसे गले लगाते हुए मैं महसूस कर सकता था कि उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा है। उसने अब मेरे साथ संवाद करने के लिए नोटबुक का उपयोग नहीं किया। कभी कभी अगर उसे कुछ व्यक्त करने की आवश्यकता होती तो वो केवल सरल इशारों का उपयोग करती। मुझे पता था कि वो कांटा अभी भी उसके दिल के मूल कोर में गहराई से अटका हुआ था। इसोल्डे के शब्द जहर की तरह थे, जो एक दूसरे के प्रति हमारी भावनाओं में उसके सारे विश्वास को खत्म कर रहे थे। वो अवचेतन रूप से मेरे स्पर्श से बचने लगी। जब मैं उसके कटोरे में खाना रखता तो वो उसे लेने से पहले एक पल के लिए जम जाती। जब मैं रात को उसे गले लगाकर सोना चाहता तो वो कठोरता से अपनी पीठ फेर लेती। ये जानबूझकर दूरी बनाना बहस करने से भी ज्यादा घुटन भरा था। मैं समझ गया, वो संघर्ष कर रही थी, हमारे बारे में सब कुछ का पुनर्मूल्यांकन कर रही थी। मेरी मदद, मेरा प्रस्ताव, मेरा प्यार, क्या वे सभी एक विलंबित कर्ज अदायगी, डिलेड डेट रीपेमेंट के अपराध बोध से उत्पन्न हुए थे?
टर्निंग पॉइंट एक निश्चित दोपहर में दिखाई दिया। एक बूढ़ी दादी जो अक्सर साबुत अनाज होल व्हीट वाली ब्रेड खरीदने आती थी, उसने कांपते हाथों से हमें एक मोटा लिफाफा सौंपा, ये कहते हुए कि ये विशेष कुकीज़ स्पेशलिटी कुकीज़ हैं जो उसके बेटे ने विदेश से वापस भेजी हैं। उसने सामान्य रूप से उसकी देखभाल करने के लिए हमें धन्यवाद देने पर जोर दिया। मिरेल मना नहीं कर सकी और उसे स्वीकार कर लिया। लड़की, तुम और तुम्हारा आदमी दोनों अच्छे लोग हो। आजकल ऐसे कम लोग हैं जो इतने ईमानदारी से व्यापार करते हैं। तुम दोनों को अच्छे से जीना चाहिए। बूढ़ी दादी ने मिरेल का हाथ पकड़कर बड़बड़ाया। बूढ़ी दादी के जाने के बाद मिरेल काफ़ी देर तक कुकीज़ के उस डिब्बे को पकड़कर काउंटर के पीछे खड़ी रही। कांच की खिड़की से धूप उसकी झुकी हुई पलकों पर चमक रही थी। मैं दूर से देख रहा था। उसे परेशान करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। अचानक वह मुड़ी, मेरे पास आई, मुझे कुकीज़ का डिब्बा सौंपा और फिर कोने में पुराने सामान के डिब्बे की ओर इशारा किया। अंदर हमारी शादी की कुछ तस्वीरें थीं और वो फटी हुई नोटबुक थी जिसमें बीमा क्लॉज था जो मैंने उस समय उसके लिए लिखा था, जिसे वो बहुत संजोकर रखती थी। मैं एक पल के लिए जम गया, फिर समझ गया कि उसका क्या मतलब था। मैं पास गया, उस डिब्बे के नीचे से उस नोटबुक को निकाला, उस पर से धूल साफ की और उसे दे दी। उसने नोटबुक ली, आखिरी खाली पन्ने पर पलटा, एक पेन उठाया और लिखना शुरू किया। उसका हाथ अभी भी थोड़ा कांप रहा था और उसकी लिखावट बहुत धीमी और भारी थी। मैंने अपने माँ और पिताजी का सपना देखा। वे बहुत उज्ज्वल स्थान पर मुझ पर मुस्कुराए। वे तुम्हें दोष देते हुए नहीं लगे। यहाँ तक लिखने के बाद वह काफ़ी देर तक रुकी रही। स्याही कागज़ पर एक छोटी सी बिंदी में रिस गई। फिर उसने लिखना जारी रखा। मैं सोच रही थी, अगर तुमने अपराध बोध के कारण मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया तो क्यों? जब मैं ब्रेड चुरा रही थी तो तुम्हारी आंखों में केवल अधीरता थी और कोई दया नहीं थी। तुमने बस एक फ़ोन कॉल किया, एक परेशानी वाले मामले से निपटना चाहते थे। क्यों? जब मैं तुमसे शादी करने के लिए सहमत हुई तो तुम काफ़ी देर तक जम गए और फिर तुम्हारे कान लाल हो गए। उसने अपना सिर उठाया। आंसुओं से भरी आंखों से मुझे देखते हुए उसकी नज़र में अपार भ्रम और आशा की एक किरण थी। वह मुझसे सवाल नहीं कर रही थी, बल्कि मुझसे एक जवाब मांग रही थी, एक जवाब जो उसे इस बुरे सपने से बाहर निकाल सके। मैंने उसे देखा। मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे किसी कोमल हाथ ने पकड़ लिया हो। मैंने पेन लिया और उसके लिखे शब्दों के नीचे स्ट्रोक दर स्ट्रोक लिखा। मिरेल, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। जब मैंने तुम्हारी मदद की तो मैंने इतना नहीं सोचा था। शायद उस दिन मेरा मूड अच्छा था। शायद मैं बस कोई परेशानी नहीं चाहता था। जब मैंने तुमसे शादी की तो मैंने ये भी स्पष्ट रूप से नहीं सोचा था कि ये प्यार था या नहीं। मुझे बस तुम्हारे साथ रहकर शांति महसूस हुई। लेकिन अब मैं बहुत स्पष्ट हूँ। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकता। जब तुम दुखी महसूस करती हो तो काश मैं तुम्हारा दर्द सह पाता। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि मेरे पिता कौन हैं। इसका केवल इस तथ्य से लेना देना है कि तुम मिरेल हो। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें अपराध बोध के बारे में बात करनी है तो जिस एकमात्र व्यक्ति के प्रति मैं अपराध बोध महसूस करता हूँ वो ये है कि मैं तुम्हें इतने कष्ट सहने से रोकने के लिए पहले नहीं मिल सका, और ये कि मैं तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा करने में विफल रहा, जिसके कारण तुम्हें मेरी वजह से फिर से कष्ट सहना पड़ा। मैंने पेन वापस उसे सौंप दिया। मेरे शब्दों को देखकर वह और भी जोर से रोने लगी। उसने पेन उठाया और बलपूर्वक मेरे लिखे शब्दों के पीछे 3 शब्द जोड़े। फिर उसने पेन नीचे रखा, सक्रिय रूप से हाथ बढ़ाया और धीरे से मेरी उंगलियों को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां अभी भी बर्फ जैसी ठंडी थीं, लेकिन उस दृढ़ शक्ति ने तुरंत मेरे दिल की सारी उदासी को दूर कर दिया। उस रात उसने अंततः मेरी ओर पीठ फेर कर नहीं सोया। वो मेरे आलिंगन में ऐसे सिकुड़ गई जैसे एक नया पक्षी जिसे अंततः अपना घोंसला मिल गया हो। उसकी सांसें समान और लंबी थीं। उसकी सांसों को सुनकर मुझे लगा कि यह दुनिया का सबसे सुंदर संगीत है। हम दोनों जानते थे कि निशान अभी भी वहां था। शायद यह हमेशा वहां रहेगा, लेकिन कम से कम मैंने बहुत ही स्थिर महसूस किया। हमारे बीच का संबंध इसके बजाय और भी अधिक लचीला, रेजिलिएंट हो गया था। इस शहर को छोड़ने का निर्णय कुछ दिनों बाद लिया गया। यह पूरी तरह से इसोल्डे की धमकी के कारण नहीं था, बल्कि हमारे पर्यावरण को बदलने के लिए अधिक था। अतीत की परछाइयों के बिना एक ऐसी जगह जहां वास्तव में फिर से शुरुआत की जा सके। मिरेल को बिल्कुल भी संकोच नहीं था। उसके लिए मैं जहां भी था वही घर था। हमने ग्लिमर बेकरी बेच दी, अपना सामान पैक किया और दक्षिण की ओर प्रवास माइग्रेट करने की तैयारी की। जब पड़ोसियों ने सुना कि हम जा रहे हैं तो वे हमें विदा करने के लिए झुंड में आए और स्थानीय विशिष्टताओं के बड़े और छोटे बैग हम पर लाद दिए। लड़की, अगर भविष्य में तुम्हें कोई भी कष्ट हो तो बस वापस आ जाना, नानी तुम्हारे लिए खड़ी होगी। एक बूढ़ी औरत ने मिरेल का हाथ पकड़कर और आंसू पोंछते हुए कहा। मिरेल ने लाल आंखों से सिर हिलाया। ताज़े बेक किए गए कुकीज़ का एक थैला नानी के हाथ में थमा दिया। प्रस्थान से एक रात पहले हम अटारी में अपनी आखिरी चीज़ें पैक कर रहे थे। मिरेल ने वार्डरोब के नीचे से एक टिन का डिब्बा निकाला। अंदर उसकी दादी के अवशेष, रिलिक्स, कुछ पुरानी तस्वीरें और वो बीमा क्लॉज था जो मैंने उस समय उसके लिए लिखा था। कागज़ पीला पड़ गया था लेकिन स्पष्ट था। अगर कभी ऐसा हो कि मैं बेसहारा हो जाऊं और सड़कों पर भीख मांग रहा हूं तो बस मुझे एक कटोरी चावल देना याद रखना। उसने कागज़ के उस टुकड़े को देखा और अचानक मुस्कुरा दी। मुस्कुराते मुस्कुराते वो फिर से आंसू गिराने लगी। उसने एक पेन उठाया
उसके पीछे पूरी गंभीरता से कुछ शब्द लिखे और उसे मुझे सौंप दिया। इस जीवन काल के लिए मेरा कटोरा हमेशा तुम्हारे साथ आधा साझा किया जाएगा। मेरी आंखों के किनारे गर्म हो गए। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। ठीक है, ये एक वादा है। जब ट्रेन शुरू हुई तो ये शहर जो हमारे बहुत सारे दर्द और गर्माहट को लेकर चला था, धीरे धीरे खिड़की के बाहर फीका पड़ गया। मिरेल मेरे कंधे के सहारे सो गई। उसका हाथ अभी भी मेरे कपड़ों के किनारे को कसकर पकड़े हुए था। ट्रेन की खिड़की से धूप उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी, शांत और गंभीर। मैंने नीचे देखा और उसके सिर के ताज को चूमा, अपनी आंखें बंद कर ली। भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता था, लेकिन जब तक वो वहां थी, हम जहां भी जाएंगे वो घर होगा। हम अंततः एक छोटे से तटीय शहर में बस गए। दुकान बेचने के पैसे का उपयोग करके हमने एक और भी छोटी मिठाई की दुकान, डिजर्ट शॉप खोली, जिसका नाम रखा डस्क लाइट। मिरेल बेकिंग की प्रभारी थी, जबकि मैं ग्राहकों की देखभाल करता था। जीवन गरीब था लेकिन शांतिपूर्ण था। वो धीरे धीरे परछाइयों से बाहर आ गई और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कभी कभी आधी रात में वो अभी भी एक बुरे सपने से झटके से जाग जाती, लेकिन मैं हमेशा उसे तुरंत पकड़ लेता। धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाता जब तक कि वो फिर से सो न जाए। 1 साल बाद एक शाम हम हाथ पकड़े हुए समुद्र तट पर टहल रहे थे। डूबता हुआ सूरज पिघल गया और ज्वार टाइड धीरे धीरे उमड़ रहा था। मिरेल अचानक रुक गई और समुद्र तट पर किसी चमकती हुई चीज की ओर इशारा किया। मैंने उसे उठा लिया। ये कांच का एक टुकड़ा था जिसे समुद्र की लहरों ने गोल कर दिया था। डूबते सूरज के नीचे एक गर्म चमक बिखेर रहा था। उसने कांच का टुकड़ा लिया, काफी देर तक धूप के विपरीत उसे देखा, फिर उसे मेरी हथेली में रख दिया। अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर उसने मुझे इसे सुरक्षित रखने का संकेत दिया। मैंने उसे छेड़ा। प्यार की निशानी? उसने जोर जोर से सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। एक दोपहर मौसम दमघोंटू रूप से गर्म था और दुकान में कोई ग्राहक नहीं थे। मिरेल प्रेप काउंटर पर थी। कल के लिए आवश्यक स्पंज केक्स तैयार कर रही थी। मैं रजिस्टर के पीछे बैठा था, खातों की जांच कर रहा था। मैंने एक अत्यंत हल्की हाँफने गैस्प की आवाज सुनी। ऊपर देखने पर मैंने देखा कि विस्क पकड़े हुए मिरेल का हाथ रुक गया था। वो खिड़की के बाहर खाली नजर से घूर रही थी। खिड़की के बाहर एक युवा पिता अपनी बेटी को अपनी पीठ पर लाद कर गुजर रहा था। छोटी बच्ची की चांदी की घंटी जैसी हंसी कांच के माध्यम से अंदर आई। मैंने लेजर लेजर नीचे रखा और उसके पास गया। उसने मेरी ओर नहीं देखा। उसकी नजर अभी भी पिता और बेटी की पीठ के पीछे जा रही थी, जब तक कि वे गली के अंत में गायब नहीं हो गए। दोपहर की रोशनी में उसका साइड प्रोफाइल थोड़ा पीला लग रहा था। उसकी आंखों में एक अवर्णनीय जटिल भावना थी, लालसा और दुख का मिश्रण। मैंने धीरे से उसकी बाह को कुहनी मारी। वो वास्तविकता में वापस आई, मुझ पर जबरदस्ती मुस्कुराई, ये बताने के लिए अपना सिर हिलाया कि वो ठीक है, और फिर अपना सिर नीचे करके कटोरे में घोल बैटर को और भी जोर से हिलाने लगी, जैसे किसी चीज को दूर भगाने की कोशिश कर रही हो। मुझे पता था कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। वो बचपन जो माता पिता के साथ होना चाहिए था और हंसी से भरा होना चाहिए था। एक ऐसा खालीपन था जिसे वो कभी नहीं भर सकती थी। इसोल्डे के शब्द एक जहरीले कांटे की तरह थे। धूप वाले दिनों में भी ये अनजाने में उसे डंक मार देता था। उस रात बंद करने के बाद हम समुद्री हवा को पकड़ने के लिए पिछले दरवाजे की छोटी सीढ़ियों पर बैठ गए। लहरों की आवाज धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी और दूर मछली पकड़ने वाली नौकाओं की बिखरी हुई रोशनी थी। मिरेल मेरे कंधे के सहारे झुकी हुई थी, बहुत शांत। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली थोड़ी ठंडी थी। मिरेल, मैंने चुप्पी तोड़ी। क्या हमें उनसे मिलने जाना चाहिए? उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया। उसने अपना सिर उठाया। मुझे भ्रम में देख रही थी। मैंने अपने शब्दों को तौला। मेरा मतलब है अपनी माँ और पिताजी से मिलने जाना। मुझे पता है कि कब्रिस्तान सेमेट्री कहाँ है। ये इसोल्डे द्वारा छोड़ी गई सामग्री में है। चलो जाकर उनसे बात करते हैं। उन्हें बताते हैं कि तुम अब बहुत अच्छा कर रही हो, और साथ ही मेरे पिताजी की ओर से माफी मांगते हैं। मुझे लगता है कि यह कहा जाना चाहिए। मिरेल काफी देर तक सन्न रही। उसकी आंखों में तेजी से आंसू इकट्ठा हो गए, लेकिन उसने उन्हें जबरदस्ती रोक कर रखा, उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में संघर्ष और डर दिखाई दे रहा था, लेकिन अंततः यह किसी तरह के संकल्प में बदल गया। उसने भारी सिर हिलाया। हमने एक धूप वाली सुबह चुनी, दुकान बंद की और सफेद डेजीज और हरे यूस्टोमा का एक गुलदस्ता लाए, जिसे मिरेल ने खुद बांधा था, और उपनगरों सबर्ब्स में कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। कब्रिस्तान बहुत शांत था, समुद्र का सामना कर रहा था, एक शांत विश्राम स्थल। जानकारी के बाद हमें साझा मकबरा शेयर्ड टॉमस्टोन मिल गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, मकबरे पर लगी धूल और गिरे हुए पत्तों को धीरे धीरे पोंछने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग किया। उसकी हरकतें इतनी कोमल थीं जैसे किसी नाजुक सपने को छू रही हो। वह रोई नहीं, बस चुपचाप पोंछती रही। सूरज की रोशनी उसके केंद्रित साइड प्रोफाइल पर चमक रही थी, जो लगभग एक पवित्र शांति बिखेर रही थी। मैं उसके पीछे खड़ा रहा, उसे अपने माता पिता के साथ यह समय काफी देर तक बिताने दिया। वो खड़ी हुई, मेरी ओर मुड़ी और हाथ हिलाया। मैं पास गया और कब्र के सामने उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। समुद्री हवा हमारे बालों और हमारे कपड़ों के किनारों से गुजरी। मिरेल ने मकबरे को देखा, फिर मुझे देखा, फिर उसने अपने हाथ उठाए और सांकेतिक भाषा में बात करना शुरू कर दिया।
गति बहुत धीमी थी, जैसे हर इशारा उसका पूरा दिल उंडेल रहा हो। माँ, पिताजी, ये लाइसेंडर है, मेरा पति। वो रुकी, एक गहरी सांस ली और इशारा करना जारी रखा। वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। हमारी अपनी छोटी सी दुकान है जिसका नाम डस्क लाइट है। जीवन बहुत शांतिपूर्ण है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अतीत में जो हुआ वो एक भयानक दुर्घटना थी। मैं जानती हूँ कि इसमें लाइसेंडर की कोई गलती नहीं थी। वो अपने पिता से अलग है। उसके इशारे थोड़े भारी हो गए, फिर भी दृढ़ रहे। उसने अपना सिर घुमाया और मुझे देखा। अंततः आंसू चुपचाप फिसल गए, लेकिन उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान थी। उसने मकबरे से बोलना जारी रखा, तो कृपया उसे दोष मत दीजिए और मेरी चिंता मत कीजिए। मैं अब बहुत खुश हूँ, सच में। उसे अपने माता पिता से मेरा परिचय कराने, मेरा बचाव करने और अपनी खुशी के बारे में बोलने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हुए देखकर मेरे गले को ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया हो। मेरी आंखों के किनारे गर्म हो गए। मैंने हाथ बढ़ाया और उसके खाली हाथ को कसकर पकड़ लिया। मैंने मकबरे का सामना किया, एक गहरा प्रणाम किया, सीधा हुआ और पत्थर पर धुंधली तस्वीरों को देखते हुए पूरी गंभीरता से कहा, अंकल, आंटी, मैं लाइसेंडर हूं। मुझे खेद है और धन्यवाद। मिरेल को इस दुनिया में लाने के लिए धन्यवाद। कृपया आश्वस्त रहें, जब तक मैं जीवित हूं मैं उसे फिर कभी कष्ट नहीं सहने दूंगा। मैं उसकी रक्षा के लिए अपने पास मौजूद हर चीज का उपयोग करूंगा। मैं बहुत धीरे धीरे बोला। हर शब्द मेरे दिल की गहराई से आ रहा था। मुझे पता था कि मौखिक वादे हल्के होते हैं, लेकिन मैं केवल यही कर सकता था। स्मारक मेमोरियल के बाद हमने हाथ पकड़कर कब्रिस्तान की पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू किया। वापस रास्ते में मिरेल असाधारण रूप से शांत लग रही थी, जैसे कि एक भारी बोझ जो उसने कई सालों से उठाया हुआ था वो उतर गया हो। उसने सड़क के किनारे जंगली फूलों की ओर सक्रिय रूप से इशारा किया, उत्साह से मुझे इशारा किया कि वह प्राकृतिक खाद्य रंग नेचुरल फूड कलरिंग बनाने के लिए उन फूलों की शाखाओं और पत्तियों का उपयोग करने की कोशिश कर सकती है। तब से मुझे ऐसा लगा जैसे मिरेल के शरीर पर से बहुत सारा दुख फीका पड़ गया हो। उसकी मुस्कुराहट उज्ज्वल और अधिक स्पष्ट हो गई। उसने मेरे साथ सक्रिय रूप से भविष्य की योजना बनाना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए, दुकान के प्रवेश द्वार पर कौन से फूल लगाने हैं। उदाहरण के लिए, जब हम पर्याप्त पैसे बचा लेंगे तो क्या हमें दुकान का विस्तार करने के लिए बगल की जगह किराए पर लेनी चाहिए। उसने यहां तक इशारा किया कि शायद भविष्य में हम एक बच्चा गोद ले सकते हैं। मुझे पता था कि कब्रिस्तान की वो यात्रा न केवल उसके माता पिता के लिए एक सांत्वना थी, बल्कि हम दोनों के लिए अतीत को एक आधिकारिक विदाई, ऑफिशियल फेयरवेल भी थी। हम उस त्रासदी को नहीं बदल सकते थे जो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन हम ये चुन सकते थे कि भविष्य का सामना कैसे किया जाए। हमने सावधानी से कड़वी यादों से भरे उस आधे कटोरे वाले समय को बाहर निकाल दिया और फिर बचे हुए आधे कटोरे का उपयोग करते हुए समझ, सहनशीलता और उस सूप को मिलाया जो मिरेल ने अपने हाथों से बनाया था, ताकि धीरे धीरे और ईमानदारी से हमारे शेष जीवन के स्वाद का आनंद लिया जा सके। बंद करने के बाद एक दिन हम सूर्यास्त देखने के लिए समुद्र के किनारे बैठे थे। डूबते सूरज ने समुद्र को एक शानदार सुनहरे लाल रंग में रंग दिया था। मिरेल ने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। अचानक उसने धीरे से मेरे हाथ की हथेली में कुछ शब्द उकेरे ट्रेस्ड। ये सांकेतिक भाषा नहीं थी, बल्कि अपनी उंगली से लिखना था। मैंने उसे ध्यान से समझा, डिसाइफर्ड। उसने जो लिखा था वो था डस्क लाइट, डस्क लाइट। खुशी से भरा हुआ मैंने अपना सिर नीचे किया और उसे चूमा। उसके लगातार साथ के लिए हमेशा आभारी।